Proper audible on Vijay? So we can start. हाँ जी, proper audible. You can start. Okay, fair enough. So you're looking at Nifty, Bank Nifty. Both are looking like exhausting their run. The run is almost 1500 points on Nifty. A Bank Nifty from 32,100 to almost 37,000, 5,000 points rally. तो इतने मार्केट रन कर लेता है ना, तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा करेक्शन अभी ड्यू हो जाता है यार. मतलब बड़ा करेक्शन आएगा नहीं आएगा वो सेकेंडरी मैटर है. पहले हम छोटा करेक्शन भी पकड़ लेंगे ना और उसको ट्रेंड फॉलोइंग की तरह पकड़ के चलेंगे तो शायद कुछ बड़ा ट्रेंड हाथ में आ जाएगा. सी द फर्स्ट रिवर्सल दैट कम्स इज डिपेंडिंग ऑन योर टाइम फ्रेम. आप 5 मिनट का चार्ट देखते हो, 15 मिनट का देखते हो, आर्ली देखते हो, डेली देखते हो, वीकली देखते हो, मंथली देखते हो. तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंथली चार्ट पहली बार बुलिश बन रहा है, वीकली भी बुलिश बन रहा है, पर डेली ने आज पहला सिग्नल दिया है, पहला सिग्नल निफ्टी में कि जब उसने लोअर हाई लोअर लो बनाया है. तो ये पहला सिग्नल आया है अभी तक. Lost your voice. या तो एक कंफर्मेशन नहीं है, सिग्नल है सिर्फ. रणवीर जी, आई एम हैविंग दिस शॉर्ट इश्यू फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज. तो कंटिन्यू इतना खास दिया ना, पता नहीं क्या हुआ. सो ड्यू टू वेदर चेंज एंड एवरीथिंग. सो जो पहला चेंज आज निफ्टी में देखने को मिला, आरएसआई भी 70 के नीचे थोड़ा सा आया. जहां से पुल बैक आना चाहिए था, हम इतने लास्ट 4 दिन से यही डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे कॉशियसली लॉन्ग लेना, यहाँ कॉशियसली लॉन्ग लेना, अल्ट्रा बुलिश होके यहाँ मत जाओ. ये लेवल्स दिख रहे हैं आज ऑलमोस्ट 16,700, 16,750 फ्राइडे को मार दिया. आज 16,700 से वापस थोड़ा सा रिवर्सल देख के 16,550 तक गए. तो अगर 16,600 के नीचे सस्टेन करता है तो प्रॉब्ली एक शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म 2-4 दिन भी हो सकता है, इंडिकेटर कूल ऑफ होने के लिए भी वो करेक्शन हो सकता है. क्योंकि वो सारे, जैसे मैं बॉलिंजर यूज करता हूँ तो बॉलिंजर के अपर बैंड से वो रिवर्सल दे रहा है फेयर पॉइंट, मतलब वो सबसे अच्छे पॉइंट्स होते हैं मेरे लिए. सेम टाइम आरएसआई 70 के नीचे आ रहा है, कूल ऑफ हो जाएगा. अब आरएसआई का वापस स्ट्रक्चर जो बियरिश था वो चेंज होगा नहीं होगा, वो इस मूव में पता पड़ेगा कि आरएसआई का स्ट्रक्चर वापस चेंज हो रहा है फ्रॉम बियरिशनेस टू बुलिशनेस और नॉट. सो दैट विल बी कंफर्म्ड इन दिस. अगर ये फॉल आता है और सस्टेन करता है, और 3 दिन बाद हमारा एक्सपायरी भी है और मंथली एक्सपायरी है. क्योंकि लास्ट 3 महीने में हमारा एक्सपायरी बहुत खराब था. 17,100 पहले लास्ट 3 महीने से पहले एक एवरेज अपना एक्सपायरी हुआ करता था. इफ नॉट मिस्टेकन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक यही एक्सपायरी चलता था. उसके बाद उसने नीचे 3 महीने कंटिन्यूसली लोअर लेवल्स पे एक्सपायरी दी. तो 28 तक, सॉरी 28 29 तक क्या होगा, इट्स वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट. बट हमें एक स्टॉप लॉस लेके चलना है. अगर मुझे शॉर्ट करना है तो मुझे लेवल पता होना चाहिए. 16,700 के पास दिखेगा, 16,750 के पास भी दिखेगा. आई विल ट्राई अ शॉर्ट, स्मॉल शॉर्ट, हाँ, विद अ वेरी लिमिटेड स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस मेरा क्या रहेगा, 16,825, 16,850 रख लेना. आपको 25 पॉइंट कॉल चाहिए, बट यहाँ पे मुझे लॉन्ग नहीं करना है. अगर 1688 क्रॉस हो जाता है ना, मैं चुपचाप शांति से बाहर बैठ जाऊंगा. मुझे भी लॉन्ग करने का कोई एडवेंचर नहीं लेना है, मुझे कोई एडवेंचर ट्रेड नहीं करना है इस मार्केट में. भले मेरा वीकली चार्ट कुछ दिखा रहा है, मंथली कुछ दिखा रहा है, पर डेली मुझे है ना भी वो कंफर्ट लेवल नहीं दे रहा है. जो कंफर्ट लेवल में मैं ट्रेड करता हूँ मुझे नहीं दे रहा. आपको कंफर्ट लगेगा, पक्का ट्रेड कर लेना, मुझे कंफर्ट नहीं आएगा. सो आई बी नॉट लुकिंग फॉर लॉन्ग, आई बी लुकिंग फॉर शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज. तो अगर 16,700 16,600 ब्रेक कर देता है, नीचे सस्टेन करता है, तो मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस 16,825 रहेगा. इफ मार्केट ब्रेक्स बिलो 16,600 16,550 तो मैं 16,800 के स्टॉप लॉस को सीधा उठा के 16,725 कर दूंगा. मतलब 100 पॉइंट सीधा खींच लूंगा. सी, इनिशियली मेरा रिस्क बढ़ा है, बट अगर ट्रेड मेरे फेवर में जाना शुरू हुआ तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मेरा जो इनिशियल स्टॉप लॉस है उसको एकदम रिड्यूस कर सकता हूँ. उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, वो तो किसी के हाथ में नहीं है. तो ऐसी चीजें होती रहेगी. और ये सब स्पॉट लेवल से, मैं फ्यूचर लेवल की बात नहीं कर रहा. तो नीचे का हद तक दिखता है कि एक बार 16,400 शायद रीसेट हो जाए, 16,400 16,500 जहाँ पुट राइटर्स कुछ रहेंगे जिनको अपनी थोड़ा कुछ बचाना है, तो शायद वो डिफेंड करने आ जाएंगे. अब वहां पे क्या जाके रिएक्शन होगा वो देखना पड़ेगा उस टाइम पर. कल कर देगा, नहीं करेगा, या 16,825 तोड़ देगा, दैट ओनली टाइम एंड मार्केट विल टेल अस. सो अभी के लिए मेरा जो नीचे का रेंज है 16,400 तक एक बार दिख रहा है, 16,500 16,400 नीचे का दिख रहा है. 16,400 ब्रेक कर देगा तो नया लेवल जो आपके लिए आ जाएगा 16,250 एंड 16,200. अपसाइड मुझे अभी नहीं लग रहा कहीं से, क्योंकि जो आज बताया ना, मुझे नहीं लग रहा कि यार ये कुछ सस्टेन करने जैसा भी बन रहा है.
सेकंड इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने बहुत स्ट्रॉन्ग डोजी बनाया बहुत टाइम बाद, मतलब मैं तो डोजी भी भूल गया था कि डोजी क्या होता है मार्केट में, बहुत टाइम बाद इसने डोजी बनाया, वरना अपने तो कैंडल ही ऐसे बड़े बड़े बनते थे ना, तो डोजी फोजी की जगह ही नहीं थी अपने मार्केट में, क्योंकि रोज ही मार्केट 500,000 पॉइंट ऊपर नीचे करता था। तो बैंक निफ्टी में सेम चीज क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी 37 से रिवर्स हुआ है, अब उसमें कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। 36,400 के नीचे सस्टेन करता है, पक्का शॉर्ट मारना। 36,800 के ऊपर का स्टॉप लॉस इनिशियली रखना। आपको लगता है 36,800 900 का स्टॉप लॉस बड़ा है, सॉरी छोटा है, तो 37,100 के ऊपर का स्टॉप लॉस रख के उसको ट्रेड लेना, प्रॉब्ली टुवर्ड्स 36,000 35,900। ये तोड़ेगा तो उसमें नया नया जैसे जैसे आता रहेगा उसमें अपन क्या बोलते हैं अपना ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ा लेंगे और नीचे के टारगेट तब इनिशिएट करेंगे। थर्ड चीज जो चीज आज सबसे अच्छी हुई है, वो हम इतने दिन से बात कर रहे थे कि विक्स बहुत ही कंफर्ट जोन में आ गया। कल डॉक्टर साहब भी आए थे, डॉक्टर प्रशांत मलिक साहब भी आए थे, उन्होंने भी यही चीज बोली थी कि विक्स ऐसे कूल लेवल पर आ गया ना जो 3 साल में नहीं आया था। तो अभी एक वापस में आपको वही एग्जाम्पल्स मेरे होते हैं, क्योंकि एज अ ट्रेडर आपका लाइफ है ना एकदम बोरिंग होना चाहिए, आप वही रिपीटेटिव मेथड यूज करते रहोगे हमेशा। तो उसमें एक सिंपल चीज है कि आपने एक बॉल को नीचे फेंका है, वो कभी तो बाउंस करेगी। तो विक्स जो इतना नीचे गया फ्रॉम 34 लेवल टू 17 16 एंड हाफ लेवल्स, वापस 24 से जब 16 एंड हाफ आया है, तो यहाँ से एक बाउंस बनता है। अब बाउंस बनने का क्या कारण हो सकता है मेजर, जो मुझे समझ में आता है वो है कि परसों है यूएस फेड का डिसीजन। अब 0.75 तो सबको पता है यार, पूरी दुनिया को, आपको, मुझे, सबको पता भी। अब उसमें स्टेटमेंट क्या देगा वो हमें नहीं पता है। सो दैट इज मतलब टाक इन द जोकर, कि कौन सा कब क्या बोलेगा नहीं बोलेगा वो हमें नहीं पता है। सो उसको ध्यान में रखते हुए शायद ये वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, तो इसके लिए 1-2 दिन हो सकता है मार्केट वापस जैसे पुराना वॉलेटाइल था ना, ऊपर भी स्टॉप लॉस काट सकता है, नीचे भी स्टॉप लॉस काट सकता है। तो 2 दिन के लिए एक ही काम करना कि अपना स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट रखना, स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट रख के चलना, और पोजीशन साइजिंग या स्टॉप लॉस कम रख रहे, स्टॉप लॉस बड़ा रख रहे हो तो पोजीशन साइजिंग रिड्यूस कर देना। तो ये सिंपल 2 दिन के लिए आपको एडवाइस होगी, फिर जैसे जैसे लेवल बनता रहेगा वील कीप अपडेटिंग यू। रणवीज ओवर टू यू, आई एम हैविंग दिस पेन ऑन थ्रॉट यार। घनश्याम भाई आपको भी रिक्वेस्ट भेजा प्लीज। So मैंने अपने लॉन्ग्स कम करे, जैसे मैं पिछले 3-4 दिन से कह रहा हूँ, थोड़े थोड़े रिड्यूस जरूर करें, लेकिन मैं शॉर्ट नहीं गया हूँ अभी तक, बिकॉज ठीक है साइडवेज थोड़ा। सो एक एक काउंटर पॉइंट ये भी है सर कि जैसे अपना कैंडल बाहर था बॉलिंजर बैंड से डेली का, तो बॉलिंजर बैंड थोड़ा सा एक्सपैंड किया, वो अपसाइड में ही किया। सो अगर हम दूसरी तरफ की बातें देखें तो एक ये बात है, रिजल्ट्स ओके ओके आए हैं। यूजुअली क्या होता है कि कंपनीज, अगर अगर हम डाउन टर्न की बात करते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे आए बुरे आए वो बड़ी बुरी तरह पनिश करते हैं। जैसे प्रॉब्ली आज हम देख सकते हैं, शायद रिलायंस को हम कह दें कि हाँ पनिश कर रखा है, कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं लगा लोगों को। बहुत अच्छे रिजल्ट को भी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, जैसे आईसीआईसीआई का रिजल्ट अच्छा आया, सो दैट द रिजल्ट ऑफ आईसीआईसीआई उसको अगर अच्छा मतलब मुझे अच्छा लगा, आई डोंट नो इट इज़ गुड और बैड, बट मेरे को अच्छा लगा, लेकिन उसको रिवॉर्ड नहीं किया। सो दैट इज़ वन थिंग कि थोड़ा सा हमें लॉन्ग्स में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। फ्यू स्टॉक्स जिसमें मेरे लॉन्ग्स थे, मैंने अब क्योंकि खासकर जो ऑप्शंस या एफएनओ में थे उनको, क्योंकि अभी रोल ओवर करना है, तो मैं एक आध बार क्या है पोजीशंस खाली भी कर लेता हूँ। सो अडानी एंटरप्राइज का जो मूव आना था मेरे लिए, वो मेन मूव उसका आ गया। अब हम लोग उसको 2400 के आसपास से लॉन्ग कर के बात कर रहे थे लास्ट 3-4 डेज में, जो भी हमने मेन बातें करी थी। सो 2550 उसने मारा है, वो वहाँ पे मैंने उसका एटलीस्ट अपना एफएनओ वाला बुक कर लिया है। कैश में जो पोजीशन बनाई थी वो अभी भी है, क्योंकि वो क्या है, थोड़ा आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, मतलब लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि आपकी अगर ट्रेडिंग पोजीशन भी है तो उसको आप इजीली ट्रेल कर सकते हो। सेकेंडली बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि विद गुड न्यूज़ ऑल्सो बहुत ज़्यादा
गुड न्यूज को उन्होंने हाउ डू आई से रिवॉर्ड नहीं किया है. सो दैट इज वन फैक्टर कि थोड़ा सा लॉन्ग में मेरे को हल्का सा ये लगता है कि हाँ कॉशियस, अब ज्यादा कॉशियस, नॉर्मल डे से ज्यादा कॉशियस हो गया हूँ मैं लॉन्ग में. लेकिन मेरे लिए पर्सनली एज सच अभी कोई बहुत शॉर्टिंग का ये नहीं हो गया. हाँ इंट्राडे मैंने लॉन्ग भी करे हैं, शॉर्ट भी करे हैं, सब कुछ है, बट दैट इज इंट्राडे. जी सर. रणवीर, जो इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करेंगे ना, तो स्मॉल कैप मिड कैप है ना, वही फैटिगनेस दिखा रहा है. आज भी अगर ब्रेथ इंडिकेटर देखोगे ना, तो फैटिगनेस आने लग गई उसमें. मतलब जैसे पहले चल रहा था ना, जब हम इंडिकेटर बहुत पॉजिटिव थे, वो इंडिकेटर है ना खुद, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में अगर पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है अभी, वो लास्ट 2 दिन से है ना साइड वेज से लेके गिरने की कैटेगरी में. मतलब यहाँ से अगर 5% करेक्शन आ जाता है मिड कैप स्मॉल कैप में, तो दैट मीन्स मतलब कि वो बुलिशनेस एंड नहीं हुआ है, वो अच्छा है. जो लास्ट में फ्रॉथ बनता है ना मार्केट का, वो फ्रॉथ जब लोग 15,500 पे एंट्री नहीं कर रहे हैं, 16 पे एंट्री नहीं कर रहे हैं, 16,200 पे एंट्री नहीं कर रहे, तो लास्ट में आके घुसता है ना, वो मरता है. देखो लास्ट में एक बकरा कटता है, फिर सब में बढ़ता है. अब ये जो लास्ट के बकरे है ना, ये सब में बटने वाली चीज हो गई है. तो जब नीचे का लेवल मिलता है, तब पब्लिक रहती है डर में. जब ऊपर का लेवल मिलता है, तब आती है पब्लिक लालच में. मतलब जो फियर और ग्रीड का फैक्टर है. जब नीचे ग्रीडी होना चाहिए, तब तो अपन बन जाते हैं नीडी के, नहीं भैया पैसा निकाल लो. और जब नीडी होना चाहिए, नीडी कब होना चाहिए? जब मार्केट ऊपर चल रहा है, तब आपको नीडी बन के अपना पैसा निकालना चाहिए. तब आप ग्रीडी बन जाओ अपने पैसे के लिए. ये सिंपल साइकोलॉजी है. व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट, दैट इज द बेस्ट टाइम टू बाय. आपके इंडिकेटर्स इतनी सारी चीजें प्रूव करते हैं. हमने इतने सारे इंडिकेटर्स, इतने सारे मैसेजेस डाले थे जब मार्केट बॉटम आउट कर रहा था, कि ये पॉइंट दिखता है, ये पॉइंट दिखता है, इन कारणों से मार्केट का बॉटम बन सकता है. आज हम खुद जाके बोल रहे हैं कि भैया एक बार की रैली हमें भी एंड दिखती है. अब यहाँ से 100-200 पॉइंट मिस हो जाए, तो वी वोंट कंप्लेंट एंड वी वोंट रिग्रेट अबाउट दैट. मतलब उसमें हमें कोई रोना धोना नहीं है कि भैया टॉप पकड़ना. देखो ना, बेसिकली मेरा काम है ना मेरा जॉब है. मेरा काम है कि उस रैली के अंदर मैं कितना ले पाया. 50%, 60%, 70%, कभी कभार किस्मत चली तो 80% आ जाएगा. और अगर मेरे अगेंस्ट गया तो मैं कितना खाऊंगा? 50%, 60%. तो मुझे मैनेज वही करना है यार. अनुज प्लीज कैरी ऑन. बोलने में एक तो गला दुख रहा है यार. हाँ जी, नहीं बिल्कुल सर. टू बी वेरी फ्रैंक, वही मैं नेक्स्ट बोलने वाला था कि सो नेक्स्ट फ्यू डेज व्हाट आई विल बी डूइंग, कि अगर देखिए किसी का अगर ये मंथ अच्छा गया है बहुत, तो व्हाई टेक अ बिग रिस्क राइट नाउ. लास्ट के फ्यू डेज में आप अपना मंथ को बिगाड़ने के लिए क्यों करना चाहते हैं? किसी का बहुत खराब गया है, तो वैसे ही आप प्लीज लास्ट कर दिस लेवल, दीज लेवल्स राइट नाउ आर लेवल्स की भाई, जहाँ पे आप थोड़ा सा रिस्क ऑफ ट्रेड अगर आपको कोई लगता है तो वो छोटे मोटे ले लीजिए. बाकी एक आध दिन मेरे को लगता है कि ट्रेडिंग से मैं काफी कम करूंगा. वाई? वन ऑफ द रीजंस इज, ओके, पीपल सेइंग शॉर्ट, पीपल सेइंग लॉन्ग, एक टाइम करेक्शन का भी आ सकता है. 2-3 दिन में भी अगर हम थोड़ा साइडवेज रह जाते हैं, थोड़ा सा कूल ऑफ आ जाता है आरएसआई में, अगर हम बहुत नीचे नहीं जाएं लेकिन साइडवेज रह लें, उससे भी देखते हैं बॉलिंजर वगैरह कैसे बन रहा है, बाकी चीजें. सो दैट इज द फैक्टर आई एम लुकिंग एट इट, कि मेरे को ये मेरे लिए अभी रेंज वही जो आप कह रहे हैं, मेरे 16,500 बेसिकली 480 से लेके 820, 16,820 ये रेंज है. सो मोटा मोटा 16,500 टू 16,800, दैट इज द रेंज. सो एनी बहुत उठा पटक करके भी क्या पता हम इसी रेंज के अंदर अंदर एक्सपायरी कर दें मोस्ट प्रॉब्ली. सो दैट इज द थिंग कि भाई कोई बहुत वाइड, मतलब कोई ऐसा लुक्रेटिव सा लॉन्ग या शॉर्ट मुझे अभी तक नहीं दिख रहा. मे बी हम लोग मतलब एज इन हमारा मार्केट भी और यूएस मार्केट भी नेक्स्ट जो फेड की वेंसडे नाइट है, जो हमारे को आई थिंक थर्सडे मॉर्निंग ही पता चलेगी, उसके लिए फेड पॉलिसी के लिए लोग मार्केट थोड़ा लाइट करके जा रहे हों. सो लाइट करने में ये होता है जिसके लॉन्ग है वो अपने लॉन्ग बुक करता है, तो आपको दिखता है कि वो शॉर्ट में जो शॉर्ट है वो अपने थोड़े लॉन्ग बुक करेगा. सो जैसे अगर 16,400 आता है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो बाउंस करके it ideally should be a small time staying out of this range of 16,500 to 800. So मैं एकदम से ये नहीं है कि भाई 500 ब्रेक कर दिया तो बहुत बड़ा ट्रेड ले लिया कि ये तो डाउन की तरफ चले ही गया है.
इन बिटवीन दिस रेंज हाँ मैं इंट्राडे छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए खेल सकता हूँ या मतलब ट्रेड्स ले सकता हूँ, बट दैट्स इट राइट नाउ फॉर मी फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज, नथिंग मच। मैं जो भी है अपने पास अभी है लॉन्ग शॉट उसको कवर करने में लगा हुआ हूँ, रोल ओवर करने में देखूंगा कि करने हैं कि नहीं करने, क्योंकि थोड़े से स्टार्टिंग में हेज ही लेने पर ट्रेड्स पड़ते हैं अगर आप एफएनओ में लें, क्योंकि उसमें वैल्यू बहुत ज़्यादा मतलब उसमें फ्रॉड ज़्यादा होता है ऑप्शन में प्राइसिंग में। सो इसलिए नेकेड लॉन्ग जाने में मेरे को थोड़ा सा कम लगता है। घनश्याम जी आप अपना बोलिए। गुड इवनिंग एंड जय हिंद टू एवरीवन। जैसे अमित भाई ने बताया कि मिड कैप वगैरह थोड़ा नीचे की तरफ घसर रहे हैं, तो मैंने जो आज चार्ट पोस्ट किया था उसमें भी अगर हम ये अगर देखें आज का जो डेटा मैंने पोस्ट किया था उसमें 1 मिनट में वो डेटा ओपन कर रहा हूँ। Gansham bhai, probably you are not able to hear. नाउ आई एम ऑडिबल? Gansham bhai, इनको बहुत नहीं, ही इज ऑडिबल। ऑडिबल, ओके, गुड टू गो। हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, तो निफ्टी 50 के जो शेयर्स है उसमें 20 डेमा वहाँ पे भी 2 शेयर कम हुए हैं नंबर ऑफ शेयर्स, और 50 डेमा में भी 1 शेयर कम हुआ है। देन कैश सेगमेंट में कल 1605 शेयर जो है 20 डेमा के ऊपर थे, आज 1526 है, यहाँ पे भी कमी आई है। और 50 डीएमए के ऊपर भी जो कल 1399 शेयर थे, यानी लगभग 1400 शेयर थे, आज वहाँ पर 1341 शेयर है। तो ये एक थोड़ा वापस से वीकनेस का साइन दिखा रहा है, थोड़ा करेक्शन यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि सबसे पहले जो है कैश सेगमेंट और निफ्टी 500 मिड कैप ये सब सेगमेंट पहले पीटे जाते हैं। देन निफ्टी 500 में भी अगर हम देखें तो 20 डेमा के ऊपर कल 441 शेयर्स थे, वहाँ पे आज 420 शेयर्स है। कल का मतलब प्रीवियस सेशन डे, ठीक है। सो ये तो इसके पॉइंट हो गए। फिर बैंक निफ्टी ने जो आज एक डोजी कैंडल बनाया है, इंडिसीजन का कैंडल है, और उसका टॉप जो है वो अप्रोक्सीमेटली बोलिंजर बैंड के अपर बैंड को टच कर रहा है। तो यहाँ से भी एक कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है बड़े प्लेयर को कि लॉन्ग करे या शॉर्ट करे। निफ्टी में जैसे देखें तो निफ्टी का कैंडल आज का बोलिंजर बैंड के अंदर क्लोज हो गया और टॉप नियर अबाउट अपर बोलिंजर बैंड को टच हुआ है, और वो भी कैंडल एक जो है उसने एक स्पिंडल के जैसे बनाया है। उसका टेल भी छोटा है और अपर विक भी छोटा है। तो नानी जी को फोन लगाना सारे। वो भी एक इंडिसीजन कैंडल बना हुआ है, तो मार्केट अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो जैसे कल हमारी बात हुई थी कि एक थोड़ा साइडवेज मार्केट रहने के चांसेस ज़्यादा है, वो इसमें एक लग रहा है। निफ्टी का RSI 14 डेज वाला वो 70 टच कर रहा था फ्राइडे को, 69.3 था, वो अभी 65.4 पे आ चुका है। और जहां हम अगर देखें तो निफ्टी खाली 0.53% करेक्ट हुआ है, और इधर नियर अबाउट 4 पॉइंट्स का RSI में करेक्शन आ चुका है। तो ये भी एक यही दर्शाता है कि हम थोड़ा अभी करेक्शन फेज में जा सकते हैं। अभी करेक्शन कितना डीप आएगा ये परसों के फेड मीटिंग के बाद में ही पता चलेगा। जो हमारा वीकली 7
मूविंग एवरेज क्रॉसिंग ओवर वीकली 20 मूविंग एवरेज वाला जो स्कैनर था उसमें कोई भी नया एंट्री नहीं है, कोई नया एग्जिट भी नहीं है। फ्लोरोकेम और एफसीएल ये दो शेयर ने आज अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे कल के सेशन में बताया था, एफसीएल का आरएसआई जो है वो 75 क्रॉस करने के इस पे था, बॉर्डर पे था। आज वो 75 क्रॉस करके 78 हो गया है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा उसके तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अगर ये ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ मार्केट करेक्शन के साथ में नीचे आता है और आरएसआई 70 क्रॉस डाउन कर लेता है तो उसमें से एक बार का एग्जिट कर ले। देन आज कोई नया सेक्टर अप ट्रेंड में भी नहीं आया और डाउन ट्रेंड में भी नहीं आया, जो जैसे चल रहे थे वैसे ही है। सेक्टोरियल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, 20 डेज रिलेटिव स्ट्रेंथ के ऊपर अगर हम उसको देखें तो सबसे टॉप में सीएनएक्स रियल्टी है, उसके बाद में पीएसयू बैंक का सेक्टर है, फिर एफएमसीजी है और मेटल है, और उसके बाद में प्राइवेट बैंक। तो ये 5 सेक्टर ज़्यादा स्ट्रेंथ बता रहे हैं। आईटी सेक्टर की हमने कल भी बात की थी कि आईटी सेक्टर चलना चाहिए। अगर हम आईटी सेक्टर का चार्ट देखें, आईटी सेक्टर का डेली चार्ट देखें तो वो मिडल बोलिंगर बैंड का सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और आरएसआई में भी बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है, और एमएससीडी हिस्टोग्राम उसका थोड़ा 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 पॉजिटिव होते जा रहा है। तो वो एक स्ट्रेंथ बता रहा है। नानी जी बात करना बाकू, अरे बाकू फोन आ रहे हो ना मेरे। सॉरी एक फोन आ गया था बीच में। Am I audible now? क्या घनश्याम भाई? Yeah, you are audible. So ये हो गए। तो आईटी सेक्टर, अगर निफ्टी ऊपर जाना है तो आईटी सेक्टर को अभी सहारा देना पड़ेगा, क्योंकि सेक्टोरियल चेंजेस होंगे तो ही एक सेक्टर आएगा दूसरा जाएगा, उस हिसाब से फिर निफ्टी आगे बढ़ेगा। तो इसमें एक एचसीएल का चार्ट अगर हम देखें, एचसीएल टेक उसका वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं तो उसने अपना एक प्रीवियस सपोर्ट जो था वो सपोर्ट को वापस से उसका सहारा लिया है, वो सपोर्ट लेवल का, और वहां से अभी ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ तक नीचे गिरने के पहले उसने एक एम पैटर्न बना लिया है, डबल टॉप पैटर्न बना लिया है, और वो डबल टॉप पैटर्न का वो ब्रेकआउट का टारगेट भी नियर अबाउट ये जो सपोर्ट लेवल था वहां तक का ही था। तो वहां से उसका टारगेट, तो वो डबल टॉप पैटर्न का टारगेट तो हिट हो चुका है। अभी यहाँ से वापस उसमें रिकवरी आने के चांसेस है, कॉशियसली एंट्री उसमें ले सकते हो, पर स्टॉप लॉस अपने जो भी इसमें अभी जिसमें भी जो भी सेक्टर में जो भी स्टॉक में आप एंट्री लो तो वहां पे अपने स्टॉप लॉस टाइट रखो, तो निकलने का दरवाजा अपने लिए आसान रहे। बहुत ज्यादा डीप स्टॉप लॉस मत लेना, क्योंकि अगर करेक्शन आया तो हमको अपना कैपिटल फ्री करना है नेक्स्ट अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू, दिस फ्रॉम माय साइड, ओवर टू यू। So we have Anu also over here. Anu. वो फंड मैनेजर बोल बोलो बोलो ज्ञान दो मालिक। तो बच्चों को कुछ क्या ज्ञान दे ज्ञान दो देंगे भाई। यार, छोटे मोटे लोग हैं यार। तो छोटे मोटे लोग ही बड़ा ज्ञान देते क्या लग रहा है मार्केट यहाँ से? मार्केट हो गया मोस्टली टॉप आउट हो गया। लॉट ऑफ थिंग्स हिंटिंग दैट इंडेक्स कुछ भी करे, बट अब इंडेक्स पे ध्यान देके अगर आप लॉन्ग करोगे तो यू विल बी बुचर्ड। मोर और लेस वी आर डन। उसका एक ही 2-3 सिग्नल है। टुडे वाज द फर्स्ट डे जहां कैश की ब्रेथ वीकन होना चालू हुई है। सो वन कैन से कि इतने चलने के बाद कूल ऑफ हो रहा है, बट वो पहले कूल ऑफ ही होता है, उसके बाद डैमेज चालू होता है। सो फर्स्ट थिंग
that is happening in the market is that the breadth in the cash market segment has started to cool off. Now, when this cool off turns into damage, I don't know, but uh, things are not good. Until in this entire recovery or the pullback, what happened in the markets, the cash market breadth kept on increasing, and started gaining strength every single day. बहुत कम ऐसे दिन हुए थे जहाँ पे over 2% number of stocks over 2% were down. But today was the day wherein lot many stocks were down over 2% in the cash market segment. So that is one. Second, वॉल्यूम्स ड्राई आउट हो गए कैश में ऊपर में. सो दैट इज अनदर साइन कि जब कभी भी टॉपिश होना चालू होता है ऊपर में वॉल्यूम्स ड्राई आउट हो जाते हैं. नीचे में जितना खींचना है जितने वॉल्यूम के साथ चलते हैं वो चलते हैं, ऊपर जाके ड्राई आउट हो जाते हैं. एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन लॉट ऑफ स्टॉक्स. आई एम नॉट सेइंग ऑल द स्टॉक्स बट लॉट ऑफ स्टॉक्स. थर्ड सिग्नल, ऑटो वाज द सेक्टर विच गेव द सिग्नल. जहाँ से बाजार घूमना चालू हुआ था, द फर्स्ट सिंगल डे ऑटोज वर अप 5%. द इंडेक्स एज अ होल वाज अप 4%. टुडे ऑटो इंडेक्स वाज द लार्जेस्ट लूजर. M&M being the leader was down 4%, Maruti was down to 2.5%, Bajaj Auto was down, Ashok Leyland was down. Almost all major auto names were down today. So that is a clean signal that the leader of the sector is giving up the first. So leader of the sector started the first, the leader of the rally is giving up the first. So index may move 3-4 days here and there, might move up also, but time to exit. Before even hitting 16,800 or 900, I expect 15,800 on the index. The things are not good. Things are not good. तो अन्नू उसके लिए स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? अगर मुझे 15,800 प्ले आउट करना है तो ऊपर का स्टॉप लॉस क्या लेके चलूं? पोजीशन की बात करते 16,850. इससे ऊपर जाना लगता नहीं है 16,850 के ऊपर. सिंपल सी बात है. As of Friday close, index was up 940 points expiry to expiry basis. नॉर्मली कोई भी मूव एक एक्सपायरी का एक सिंगल साइड में 1000 पॉइंट से ज्यादा नहीं होता है ऑन अ नॉर्मल केस. एबरेशन की बात अलग कर रहा हूं मैं. एबरेशंस कैन गो अप टू 1200-1300 पॉइंट्स आल्सो. एबरेशन बहुत कम होते हैं ऐसे. वो डाउन साइड में एबरेशंस होते हैं, अप साइड में बहुत कम होते हैं ऐसे. 940 पॉइंट्स मोर और लेस हो चुका है. एज ऑफ फ्राइडे क्लोज हो चुका था. सो ये एक्सपायरी का मूव मुझे तो मोर और लेस डन लगता है. So I don't think there is too much of upside in the markets from here on. Shorts की opportunity देखने का. I think autos are the first short. Bajaj Auto, Maruti, M&M, top shorts. Then comes Bajaj Finance, Shriram Transport. All these looks topish. I don't follow signals or oscillators too much, but price action giving a clear signal. Clear signal on the price action. अन्नू अगर ये सब शॉर्ट करते हैं अपन तो उसमें स्टॉप लॉस कितना है? 1%, 2%, 3% कितना लेके चलिए? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टारगेट. कहीं तो हमारा अगर व्यू गलत गया तो हमें क्या स्टॉप लॉस रखना है? एक हार्ड स्टॉप रख ले 6900 के ऊपर गया. बजाज फाइनेंस है अभी 6250 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 6250 का भाव है बजाज फाइनेंस का. सो if 6250 3% stop loss, so that would be approximately 6450. 6400 भी रख लो तो कोई उसमें खोटा नहीं है, जाने में कुछ भी नहीं है वहां पे. 6400 is would be the stop loss. M&M में रिजल्ट बाकी है. सो दैट्स द M&M का रिजल्ट कल है आई गेस, जितना मेरे को ध्यान है. तो और उसका ड्यूरिंग मार्केट आवर्स ही आता है. ऊपर का हाई है इसका 1180 का. अभी का भाव है 1130, 1160, 1165 शुड बी द गुड स्टॉप लॉस. मारुति 8620 भाव है. 8480 का लो है आज का. 8620 का भाव है. Another 200 rupees stop loss, that's 2.5%. 2.5% stop loss हुआ. 2.5% stop loss. Index at a index level 16,850 should be the stop loss. Reliance not ready to move up. ICICI Bank has seen short build up today.
So even after stellar numbers, stock not ready to move up. Lower high मारा है stock ने 848 रुपए या 868 रुपए का लास्ट 52 वीक हाई था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. दोनों में से कोई एक है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 848 या 868, 848 का ही हाई है मेरे हिसाब से. आज का हाई 819 है, लोअर हाई मार्क हुआ है एंड पूरा का पूरा गिव अप कर दिया स्टॉक ने. सो दैट इज क्लीन सिग्नल कि ऊपर का एक बार के लिए हो चुका है आईसीआईसीआई बैंक में. ठीक है, साइडवेज हो सकता है. सो रेंज वुड बी 780 टू 820. देन एक्सिस बैंक नॉट सो गुड नंबर्स. सो उसका रनअप जो होना था वो रनअप पहले ही हो गया. 630 वाला 660 आया, 670 आया, 670 वाला 680 वाला 660 करा, 660 वाला 730-35 कर दिया. सो रिजल्ट का रनअप कंप्लीट हो चुका उसके अंदर. सेम हैपेंड विद कैनरा बैंक. एक्सपायरी टू एक्सपायरी 24% चला है. इवन आज के क्लोज के ऊपर 24% चला हुआ है. सो अब और कितना उसके अंदर आप जगह दोगे. सो लॉट मेनी स्टॉक्स हैव मूव्ड अप अ लॉट. So I see little space remaining. Reliance is not ready to participate. Leader of the rally रह चुका है पहले. Metals leader of the rally रह चुका है पहले. Not ready to participate. IT leader of the rally रह चुका है. उठने को तैयार नहीं हो रहा है. So the leaders have changed, but in the changed leadership also the move have been phenomenal. You look at capital goods, the kind of moves that they have done. You have a look at Cummins India. Cummins, I was checking, it is up, expiry to expiry, it is up 17%, 17-18%. Cummins India 18% चलना मजाक थोड़ी है यार. 50,000 करोड़ का कंपनी है. So lot many things, one has to look at it in that perspective, that from where the stocks have started moving. Mid caps have rallied crazy mid cap rally has happened. 40-40, 50-50% चल गए नीचे से स्टॉक. हैव अ लुक एट एलिकॉन इंजीनियरिंग, हैव अ लुक एट इगारशी मोटर्स. 250 रुपए वाला इगारशी मोटर 350 रुपए बिक रहा है. 40% रैली होती है यार. यहाँ से और कितना एक्सपेक्ट करोगे. एजिस केमिकल नीचे में 190 था, आज 265 रुपए बिक रहा है. 35% rally. So lot many things have changed in the last 1 month, especially in the month of July. So looking at that kind of a breadth oversizing that has happened across the board, I don't expect much to happen from here on. August can be real painful for markets. Real painful. मतलब लॉन्ग्स वाले कौन कहाँ फिकाएंगे, मुझे तो उससे डर लग रहा है. अन्नू, पर एक चीज है, अगस्त हिस्टोरिकली और सीजनलिटी इंडेक्स में देखते हैं ना, तो अगस्त इज वन ऑफ द बेस्ट मंथ्स फॉर निफ्टी, स्पेशली निफ्टी टू परफॉर्म. मतलब स्टॉक परफॉर्म नहीं करेंगे या करेंगे वो सेकेंडरी मैटर है, पर निफ्टी जनरली अगस्त में परफॉर्म करता है. भाई August has been always and always the most volatile month. Go on the seasonality index. July has been the best month in the last 13 years. It proved to be one. We have rallied 900 points. So 15,800 से 15,000 16,700 900 पॉइंट. सो we have rallied about 5-6%. 6% हम ऑलरेडी चल चुके हैं इंडेक्स के ऊपर. 5.5-6%. इससे ज़्यादा जगह नहीं है. 15,200 वाला इंडेक्स जो है वो ऑलरेडी 16,700 कर चुका है. दैट्स अ क्लीन 10% रैली. If you look at the 8 corrections that have happened, ferocious corrections that has happened, which we saw from 16,700 to 15,200. When the rally started, there have been hiccups, 2 or 3 hiccups, which we have seen. And on an average, the index has rallied 10%, anywhere between 8 to 10% from the lows to the high. So bottom to trough 10% rally hota hai, which has already happened. So what will happen in August? As far as seasonality is concerned, I don't know, but the price action is clearly giving me a signal that things are not going to be right. Things are surely not going to be right. They can be real painful. RSI I don't consider, मेरे को कोई उससे मतलब नहीं है. MACD और stochastic or Bollinger or whatever you may look at it, there is no point looking at it. Price action is the most important thing. जब बोलिंजर में नीचे था तो 15,200 था, तो वो बात थी कि बोलिंजर के नीचे के बैंड में भी नीचे चले जा रहा था वो. सो कोई सेंस नहीं बनता उस चीज का. One needs to understand the price action. The texture of the market was not good today.
This I can say with utmost confidence based on my screen reading. The texture was not good today. सनु, हम सबका भी यही व्यू है यहाँ पर कि मतलब हम कॉशियस है यहाँ पर या शूट करने के लिए सोच रहे हैं. सो वी हैव डॉक्टर साहब और हिमांशु स्पीकिंग. हु इज स्पीकिंग फर्स्ट? हिमांशु, यू हैव रेज्ड योर हैंड. और डॉक्टर साहब. मैं भी इतना ही, मैं अनुराज भाई की बात से ऑलमोस्ट 101% एग्री करता हूँ. और सेकंड, जो अभी एक्सिस बैंक के रिजल्ट को लेकर इतनी जो एक्साइटमेंट है, कल सुबह अगर कुछ ऊपर मिलता है, आपको ग्रीन में मिलता है एक्सिस बैंक, शॉर्ट कर देना. बिल्कुल बढ़िया. जो भी आपको अगर कुछ भी ग्रीन में मिलता है, भाई एक्सिस बैंक एसएल जरूर बोलियो भाई, कोई तो लेवल होगा ऊपर का रखने का. हाँ, एसएल भी बता दूंगा सर. एसएल रख दो आप 750 का. वहां तक जाना भी नहीं है, पर अगर कुछ भी मिलता है ना, 2-3 रुपए 4 रुपए भी अगर कुछ आपको ग्रीन में मिलता है तो उसको शॉर्ट कर देना. मुझे जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होगा, क्योंकि अभी जो डिस्कस हुआ कैनरा बैंक के बारे में भी, बिकॉज रनअप इतना हो गया ना, एक्सपेक्टेशन के लिए रनअप इतना हो गया. एक्सिस बैंक का जो रेजिस्टेंस था 680 690, उसके ऊपर भी चल के रिजल्ट एक्सपेक्टेशन में इतना हो गया, मार्केट भी चल गया है. बट जैसा अनुराग भाई ने बोला, मैं 100% एग्रीड हूँ. मार्केट हैज गॉन टू टेम्परेरी टॉप. मैं इतना बड़े बेरिश या बुलिश टारगेट्स आप सब जानते ही हैं कि मैं इतना डिस्कस नहीं करता हूँ. बट ये है कि देयर विल बी सम करेक्शन अराउंड 16400, जैसे अमित ने बोला भी था, ट्वीट भी किया था. सो माय टारगेट्स आर लिटिल बिट लोअर, 16200 16000. उससे नीचे मैं मार्केट को नहीं देखता हूँ. बट आई थिंक मार्केट एक बार वहाँ तक करेक्ट होना चाहिए. दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू. एंड और ये तो आज जो कैनरा बैंक ने जो बिहेव किया है, उससे बिल्कुल हो गया है, क्योंकि रनअप के एक्सपेक्टेशन में और रिजल्ट्स में बिल्कुल एक रनअप हो गया है. और वहाँ पे आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि अब बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा मार्केट में, इधर निफ्टी, क्योंकि आउट परफॉर्म भी बैंक निफ्टी ने किया है. सो लेट्स सी वेयर द मार्केट गोज. बट दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू राइट नाउ. थैंक यू. डॉक्टर्स ओवर हियर. डॉक्टर, दोनों डॉक्टर साहब है. किसको डॉक्टर साहब बोलूं बताओ? दोनों डॉक्टर साहब है. तो मैं नाम लेके बात करूं कि डॉक्टर साहब ही बोलूं? जिसकी मर्जी बोल लो. I'll not interrupt in between. ठीक है, मैं बोलता हूँ. जय हिंद. तो आज स्विंग हाई, तो मतलब कल का जो हाई था वो आज स्विंग हाई में कन्वर्ट हो गया है. तो इंट्राडे वाइज मैंने शॉर्ट भी किया, फिर लेटर हाफ में लॉन्ग भी लिया. तो दोनों वर्क किए. क्योंकि दूसरी चीज ये है कि बहुत ज्यादा आगे क्या होगा मार्केट में, ये मतलब मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ इसके बारे में. जैसा मार्केट बताता जाता है वैसा मैं करता जाता हूँ. मतलब दिस इज माय सिंपल थ्योरी. क्योंकि कभी नहीं पता, दिस इज मतलब मार्केट, और बहुत सारे लोग इसे ड्राइव करते हैं. वी कैन नॉट से कि ये इतना चल गया तो अब और नहीं चलेगा. थिंग्स कैन गो अप टू 500% ऑल्सो, नोबडी नोज. बहुत सारे स्टॉक ऐसे रन भी दे देते हैं. तो वो छोड़ के जो स्ट्रक्चर जो बनते रहते हैं ना, मैं उसके हिसाब से सोचता रहता हूँ. जैसे अभी एक स्ट्रक्चर प्रॉपरली बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर है जो हायर हाई हायर लो पैटर्न बना रहा है. बीच में पीक्स आएंगे, पीक बनेंगे, वो मार्केट नीचे आएगा. स्विंग हाई बना दिया, आज कहीं जाके एक स्विंग लो बनेगा. तो उस स्विंग लो का मैं वेट करूंगा. जब भी वो बनेगा तब तक डेफिनेटली जो आज का हाई है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा. और अगर ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली फिर एक अप ट्रेंड चालू हो जाएगा. तो मार्केट इसी तरीके से चलते रहते हैं. लास्ट ईयर अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग, क्या मैक्सिमम लोग, जब वो 2500 पॉइंट की रैली आई थी ना 3-4 महीने में, तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे. तो मार्केट कैन सरप्राइज एनीबडी, मतलब मार्केट कुछ भी कर सकता है. तो बहुत ज्यादा लंबा कि लास्ट ईयर ये हुआ था तो अभी ऐसा होगा या नहीं होगा, वो थ्योरी मैं नहीं मानता हूँ. मेरा सिंपल ये है कि मार्केट हमें जो बताता है हम बस उतना ही करना जानते हैं. इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता है, और मैं नहीं प्रेडिक्ट करूंगा कि कल क्या होगा. मुझे पॉइंट्स पता है,
और मुझे पता है कि अगर ब्रेक होगा हाई तो मैं लॉन्ग जाऊंगा, स्विंग हाई ब्रेक होगा, मार्केट ऊपर जा रहा है, स्विंग लो टूटेगा, मैं शॉर्ट कर दूंगा। और आज मैंने शॉर्ट किया बेस्ड ऑन माय स्ट्रक्चर, क्योंकि एक्सटेंशन काफी बड़ा था। स्विंग लो जो स्टार्ट हुआ था नीचे से, मतलब 900 मान ले हम, 15,000, वहां से ये वेव कंटिन्यूस चली आ रही है, पॉजिटिव पे पॉजिटिव दिया। आज इसने रेस्ट लिया है, ये पॉज है। फॉर मी दिस इज जस्ट अ पॉज and consolidation, and I am expecting that this market will break this high and will go up again. अगर आप इसका एंगल देखो, डिप आएगी भी तो बहुत बड़ी डिप नहीं आने वाली है। जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, हो कुछ भी सकता है, तो वो उसके लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। सो सिंपल इज कि जो मार्केट करेगा वो हम करेंगे। और बहुत ज्यादा मतलब दोनों साइड, मैंने लास्ट 2 डेज में मैंने यही बोला था कि बोथ द साइड्स आर ओपन एट दिस पॉइंट। अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम शॉर्ट करेंगे, और अगर सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे। और आज आज ऐसा ही हुआ है, काफी करेक्शन हुआ, फिर एंड में मार्केट ने अच्छा एक मोमेंटम दिया, फिर लेटर हाफ में एकदम से फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आई है 2:30 बजे के बाद। तो दोनों तरीके से चला है। तो ओवरऑल फॉर मी दिस इज स्टिल अ पॉजिटिव बुलिश मार्केट, एंड जहाँ भी लोज बनेंगे, सपोर्ट इमर्ज होगा, देन आई विल प्रेफर टू बाय दो सपोर्टिंग एरियाज। आशु भाई, एनी लेवल्स, मतलब जो आपने अभी बताया उसमें कुछ लेवल्स भी आप कंसीडर कर रहे हैं कि कहाँ तक? बिल्कुल बिल्कुल। आज जैसे इसमें इंट्राडे के हिसाब से जैसे स्विंग लो हमने बनाया निफ्टी में, मैं फ्यूचर चार्ट देख रहा हूँ तो जैसे 16,576 का एक लेवल है, ये यहाँ से बाइंग आई थी, तो वो एक स्विंग पॉइंट हो गया। अगर ये ब्रेक होगा देन आई विल शॉर्ट। और आज का जो स्विंग हाई था जो बना था 2:30 पर, अगर ये ब्रेक होगा ड्यूरिंग द डे विच इज अप्रोक्सीमेटली 16,700, अगर ये ब्रेक होता है और सस्टेन करता है आई विल टेक लॉन्ग। और ये ऊपर फिर 750 तोड़ता है देन अगेन आई विल ऐड मोर लॉन्ग्स। अगर सस्टेन करेगा, रिजेक्शन आएगा तो फिर उसको वैसे हैंडल करेंगे। सो 16,700 ऑन द हायर साइड इज माई मार्क फॉर टेकिंग लॉन्ग। अगर क्रॉस होता है और नीचे की तरफ अगर 16,576 जो आज का स्विंग है, अगर कल ये टूटता है ड्यूरिंग द डे तो फिर मैं शॉर्ट करूंगा। सिंपल। इसके बीच में अगर गैप डाउन गैप अप होगा तो फिर कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगी। बट अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं, विद इन द रेंज ओपन होते हैं, और फिर कंसोलिडेट करके किसी भी साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, तो वही मेरा ट्रेडिंग का डायरेक्शन होगा, और जो स्विंग हाई होगा वो आशु स्टॉप भाई, लॉस रहेगा। इसमें इफ यू सपोज कल 16,576 के नीचे ही अपन ओपन होते हैं और थोड़ा सस्टेन भी हो जाते हैं, तो फिर आपका क्या लेवल रहेगा नेक्स्ट? फिर मैं देखूंगा जो नेक्स्ट को। अब गैप में मैं ऐसा मान के चलता हूं कि अगर मार्केट बुलिश है तो गैप अप फिल नहीं होते हैं, गैप अप रन अवे बन जाते हैं, और मार्केट ऊपर जाता रहेगा, गैप्स बनते रहेंगे, मार्केट ऊपर जाता रहेगा। बियर मार्केट के जो गैप अप्स होते हैं वो फिल होते हैं यूजुअली। अब जो हमने अभी देखा, मतलब इस वो वेव से स्टार्ट होने से पहले जो भी गैप अप होते थे वो एक्चुअली नीचे की तरफ फिल हो जाते थे। अब जब मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट जब बुलिश हो जाता है तो गैप डाउन्स भी मैं बाय करना प्रेफर करता हूँ। फिर गैप डाउन फिल होते हैं, मतलब गैप डाउन ओपन होगा मार्केट और वो फिर वहां पे सपोर्ट बनेगा कहीं पर, वहां से बाइंग आएगी और गैप को फिल करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो गैप अप पे सेलिंग करना या गैप फिल होगा, अभी इतने इमीडिएटली मुझे थोड़ा सा डाउट। 16,000 मान लो गैप डाउन ओपन होता है मार्केट कल, तो ये नीचे की तरफ जाएगा तो मैं सपोर्ट फाइंड करूंगा, और सपोर्ट पे अगर मुझे बाइंग दिखेगी तो मैं लॉन्ग लेना प्रेफर करूंगा। डेफिनेटली शॉर्ट भी करेंगे जब तक ये एरिया है, एक ये लेवल है 500, उसके बाद फिर विंडो का ओपनिंग एरिया है 16,370। तो अगर फिल कर दिया तो फिर मैं फिर थोड़ा सा वेट करूंगा, मैं मान के चलूंगा कि अब फिर मार्केट वीक हो रहा है। अगर वहां तक नहीं जाते हैं, यहीं से कहीं रिवर्स होकर ऊपर जाते हैं, तो ये एक्सट्रीमली बुलिश मार्केट हो जाएगा फिर। थैंक यू। हमारे पास अंबानी साहब के एक एग्जीक्यूटिव है यहाँ पर, डॉक्टर ईरानी साहब, जो अंबानी साहब को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। मतलब ये अंबानी साहब के सैलरी लेवल निकाल के हमें देते हैं, हम आंख बंद करके उन्हें ट्रेड करते हैं। डॉक्टर साहब, योर फर्स्ट व्यूज ऑन रिलायंस इटसेल्फ,
उसके बाद आप निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लो। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है ना आपको? डॉक्टर रवि ईरानी है, नॉट डॉक्टर अशु। एक तो इतने डॉक्टर हो गए ना जिंदगी में, किस किस को डॉक्टर बोलते रहेगा। ये जी देखो सर। थोड़ा सर मैं आपका एक शागिर्द हूँ जिसने सिर्फ रिलायंस को पकड़ के अभी तक चल रहा है। मैं कोई एग्जीक्यूटिव नहीं हूँ। अरे मतलब ओके। रिलायंस का रेट शायद मुकेश भाई नहीं पकड़ पाएंगे, आप पकड़ लेते हो, मुझे पता है। ठीक है 2470 कल अपना 2470 के नीचे जाएगा तो सेल। कल रात को अपना डिस्कशन हुआ था सब। अनफॉर्चुनेटली मैंने वो ट्वीट वगैरह नहीं किया, बट मैंने आपको पर्सनल व्हाट्सएप में भेजा था। तो आज खुलते से ही 2470 के नीचे खुला और मंडे ओपन हाई था, तो प्रेम से पहले 5 मिनट में बेच दिया 2470 के स्टॉप लॉस से। अब अगर 2360 2365 ये जो लेवल है, ये अगर होल्ड तो वहां से वापस एक मेरे हिसाब से 140 पॉइंट का फॉल आना चाहिए। तो प्रोबेबली अभी तो जैसा एक रिलायंस है ना, साइडवेज टू डाउनवर्ड मूवमेंट में है। 2600 के ऊपर आएगा तो एक अच्छी मूवमेंट बनेगी, लेकिन जब तक के 2500 टू बी प्रिसाइज 2542 इंग्लिश में 2542 बाय करेंगे, नहीं तो हर रैली पे उसको सेल करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस वही रहेगा 2542। ओके। आज का लो उसने होल्ड तो किया है, लेकिन 2405 ये जो है ना उसका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 2405 टूटा 2380, 2300 टूटा तो 2360। तो अभी पिछले महीने का जो लो था वो ऑलमोस्ट वही था, तो मेरे हिसाब से वहां पे एक बार रुकना चाहिए और वहां पे थोड़े बहुत कंसोलिडेट होना चाहिए। अगर वो होल्ड नहीं किया तो वहां से एक 140 पॉइंट का फॉल दिखता है। रही बात निफ्टी की, सर निफ्टी 16790 फ्राइडे का हाई, ये स्टॉप लॉस है। मीन्स आप उसको 10-20 पॉइंट ऊपर पकड़ लो। 16800 16800 वहां पे भी वीक वाली की ही सलाह है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि 100-200-300 पॉइंट का करेक्शन आएगा, बट वो एक हेल्दी करेक्शन है और वहां से एक जो पैटर्न दिख रहा है, जो बन रहा है, प्रोबेबली इट कैन लीड टू 17,100 इन कमिंग डेज। तो एक 200-300 पॉइंट का करेक्शन होने के बाद वहां पे एक डिप्स की बाय की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 16,000। अगर वो 16,100 तक आता है, 16,200 तक आता है, तो 16,000 के स्टॉप लॉस से एक बार बाय कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल अगर किसी को शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है तो 16,790-800 के स्टॉप लॉस से बेचने की ही सलाह रहेगी निफ्टी की। बैंक निफ्टी जब तक के आज का हाई जब तक के टूटता नहीं है, तब तक के वहां पे भी एक बार बिकवाली की ही सलाह है। आज का हाई टूटेगा तो हम सोचेंगे, आज का हाई और लो दोनों मार्क कर लो, कल जो टूटेगा वहां बैठ जाएंगे। वहां पे भी एक 500-700 पॉइंट 1000 पॉइंट का एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में करेक्शन दिखता है, बट ओवरऑल ठीक ही है बाजार। अगर आप मोमेंटम की बात करेंगे, कैश में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। आईटी स्टॉक्स जो है ना सर, नीचे से काफी ऊपर आ रहे हैं। कोफोर्ज है, एम्फाइसिस है, एलटीआई है, उनमें एक अच्छा पैटर्न भी बन रहा है। एक मेरे ख्याल से एक क्वार्टर का 6-8 हफ्ते का एक कंसोलिडेशन फेज भी हुआ है। तो नीचे में ऐसा लगता है कि वो एक बेस बना के वापस एक स्विंग की तरह ऊपर आएंगे, क्योंकि अभी कैपिटल गुड्स थक गए, ऑटोज थक गए, एनर्जी में अडानी के सिवा कुछ है नहीं। स्टील जो है उसमें भी स्पेसिफिक ही है, बट वो भी थोड़ा सा डाउन ही दिखते हैं। तो लीडरशिप कहाँ है? तो लीडरशिप फिनेंशियल्स में है, लीडरशिप बैंकिंग में है। तो वहाँ पे, और जैसा आपने अभी साइक्लिकल्स की बात की, तो साइक्लिकल्स में फिनेंशियल्स जो हैं हर बारी अगस्त में चलते हैं, ऐसा एक डेटा भी है, लेकिन तो मैं कल शेयर कर दूंगा वो। तो फिनेंशियल यूजुअली अगस्त में चलते हैं। अगस्त में एक और स्टॉक चलता है, वो है सर मैकडॉवेल। आज ही काफी सारा उस पर काम भी किया और आज उसने मोमेंटम भी दिया आखिरी में। तो 2000। जी सर। डॉक्टर साहब बोले आप, जी सर। स्टॉक का नाम क्या बोले आप? मैकडॉवेल।
2002 से 2021 जो 19 साल का डेटा है उसमें 13 साल वो चला हुआ है। मैक्सिमम रिटर्न 22% है और जो 7 साल 6 साल नहीं चला है उसमें ड्रॉडाउन वो 10% का है। तो प्रोबेबली वो एक हर बारी जैसे दिवाली सेल्स को अभी से ही वो डिस्काउंट कर देते हैं। तो एक अगस्त में मैकडॉवेल आप हमेशा थोड़ा सा देखेंगे ना। अभी चार्ट में आज तो उसने आखिरी में अच्छा मोमेंटम देके हाई पे बंद किया है। तो एक वो अगले महीने का वो स्टॉक हो सकता है। जैसे ये महीने में जुलाई में एफएमसीजीज यूजुअली चलते हैं। तो जुलाई में आईटीसी चला, ब्रिटानिया चला, डाबर ने अच्छा मूव दिया। ओके, तो जुलाई में यूजुअली एफएमसीजी सेक्टर का अच्छा मूवमेंट रहता है। तो वैसे अगस्त में एक मैकडॉवेल आज ही मैंने निकाला वो, तो आज ही डिस्कशन हो रहा था हमारा। तो एक मैकडॉवेल थोड़ा सा देख सकते हैं। अभी तक उसको मैंने पूरी तरह से चार्ट वार्ट देखा नहीं है, थोड़ा सा मैं रफली बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मैकडॉवेल का शेयर लेने का कि मैकडॉवेल का स्टॉक लेने का? सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि मैकडॉवेल का शेयर खरीदना है कि मैकडॉवेल कंज्यूम भी करके जाए। मजाक कर रहा हूँ। ओके, तो वो एक किसी को अगर इंटरेस्ट है तो थोड़ा सा चार्ट मंथली वगैरह देख ले, उसके हिसाब से एक स्टॉप लॉस बना लो। अभी तक पोजीशन बनाई नहीं है, तो वो एक हो सकता है। एक मेट्रोपोलिस थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मेट्रोपोलिस आने वाले समय में रिस्क टू रिवॉर्ड वहां पे थोड़ा अच्छा दिख रहा है। मेट्रोपोलिस काफी समय से अंडर परफॉर्म किया है। तो अगर बाजार को थोड़ा सा एक मोमेंटम आया तो वो एक स्टॉक हो सकता है कि जहाँ पर मैं ये सब इक्विटी की बात कर रहा हूँ। कोई इसको फ्यूचर में ना लेवे, नहीं तो फ्यूचर में लॉट साइज के हिसाब से फिर पोजीशन साइजिंग तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वो एक बार आप इक्विटी के पोजीशन आपके हिसाब से लेके कर सकते हैं। तो एक मैकडॉवेल एक अच्छा स्टॉक है। बाकी रिलायंस 2370 के नीचे गया तो 140 पॉइंट का फॉल, 2540 के ऊपर गया तो फिर तेजी। बस ये व्यू बनता है सर। डॉक्टर साहब, पर आपने वो चीज क्लैरिफाई नहीं करी कि मैकडॉवेल का स्टॉक देखने का है, कंज्यूम करने का है कि इक्विटी में जाके खरीदने का? ये आपने मैं बॉम्बे आऊंगा फिर बात करेंगे सर। अच्छा, मतलब पर्सनली? जी सर। That's left to you. So Jagveer is over here. Jagveer, go ahead. यस अमीश भाई, थैंक यू। बस कल जो हमारी स्पेस पे बात हुई थी कि अगर बैंक निफ्टी कल 100-150 पॉइंट गैप अप ओपन होता है, अगर चांस देता है तो वहाँ पे सेल करेंगे 150 पॉइंट के एसएल से, और मिनिमम 300 to 400 का डाउन साइड टारगेट करके व्यू पे थे हम। तो वो ऑलमोस्ट सुबह हो गया और निफ्टी ने भी अच्छा चांस दिया था सुबह, गैप अप होकर ऊपर भी आया, वापस नीचे भी आया। तो ये जो न्यू बैंड में निफ्टी आ गया है 16,130 से 16,640। सो आज स्पॉट में 16,621 समथिंग क्लोज दिया है, और जो गैंग टाइम साइकिल लेवल जो है 16,640 है, उसके नीचे क्लोज दिया है। तो जब तक इसके ऊपर अब क्लोजिंग नहीं आता है तब तक ये डाउन साइड पे जो टारगेट है एक सपोर्ट लेगा 16,470 पे। अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है तो सेकंड सपोर्ट होगा 16,258। यहाँ पे निफ्टी लॉन्ग जा सकते हैं 16,114 के स्टॉप लॉस से, जो एक बहुत बड़ा लेवल है गेम टाइम साइकिल के हिसाब से भी। तो मुझे इसको तोड़ना थोड़ा टफ होगा। सो निफ्टी का जो है बैंड यही है अभी जो एक्टिव है। पुराना बैंड तो टेक ओवर करके निफ्टी नए बैंड में एंट्री ले लिया था। 16,130 से 16,640 ये बैंड में निफ्टी रहेगा। और कल अगर गैप अप मिलता है या फ्लैट ओपन होता है तो यस डेफिनेटली बैंक निफ्टी 150 के स्टॉप लॉस से वही 300 to 400 डाउन साइड टारगेट से सेल कर सकते हैं। सेम थिंग निफ्टी में है। निफ्टी भी अगर फ्लैट या गैप अप ओपन होता है तो मिनिमम 40 या 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस से उसको सेल कर सकते हैं। बिल्कुल, जब तक ये 16,640 के ऊपर क्लोज नहीं देता है तब तक ये डाउन साइड 16,258 एक्टिव है, ये टच बिल्कुल करेगा। इसको बियर्स को अगर हावी होना है तो उसको 16,130 या 125 स्पॉट लेवल के नीचे क्लोज देना होगा, अदरवाइज ये वहां से यूटर्न ले सकता है।
और बैंक निफ्टी का भी सेम वही व्यू है, अगर आज का हाई क्रॉस नहीं करता है तो डाउन साइड ओपन है उसके लिए भी 400 to 600 पॉइंट के लिए। थैंक यू अमित भाई। Any stocks or anything specific you're looking at, Jagmeet? स्टॉक्स में क्यूमिंस है, सीमेंस है, ये दोनों वीक हो चुके हैं। आज शॉर्ट पोजीशन बनी है अगस्त फ्यूचर्स के लिए, सो ऑलमोस्ट एक्सपायरी वाले दिन शायद इसमें थोड़ा जंप आ सकता है ड्यू टू हैवी शॉर्ट पोजीशन, अदरवाइज लास्ट डे प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। तो अगस्त मंथ का फ्यूचर सेल कर सकते हैं, या स्टॉप लॉस उसका मिनिमम 3% रखना होगा और डाउन साइड टारगेट 5 to 10% का फॉल मिल सकता है, इसमें डेफिनेटली मिल सकता है, क्योंकि ये पूरा अगस्त महीना और जुलाई महीना वो रनअप हुआ है, चले हैं, बिल्कुल चले हैं। तो सिर्फ 2 दिन बाकी है उसको एक्सपायरी के लिए। तो आई होप सो ये 2 दिन निकल जाने के बाद उसमें डेफिनेटली 5 to 10% का फॉल आ सकता है। सीमेंस है, हवेल्स है, क्यूमिंस है, ये सब रडार में रख सकते हैं। सर एक और साइक्लिकल की बात हो रही है, तो सर वो सोना है ना, सोना गोल्ड अगस्त में अच्छा परफॉर्म किया है हिस्टोरिकली। तो कोई अगर कमोडिटी ट्रेड करता है तो गोल्ड को एक बार देख ले, गोल्ड भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ऐसा दिख रहा है। रणवीर जी कौन बोल रहा था ये, मुझे आवाज नहीं आई इस बंदे। रवि सर, मैं बात कर रहा था सर। तो शायद फोन हैंग हो गया होगा। तो डॉक्टर साहब, गोल्ड का है ना ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना खराब हो चुका है अभी। जो गोल्ड को रैली करना चाहिए था ना, और सिल्वर को जो रैली करना चाहिए था, अभी ये सिर्फ बाउंस बैक पकड़ लो उस रैली का। मतलब जो उनको करना चाहिए था ना, ये रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद वो 2180 निकाल के खड़ा हो जाता ना। आई वॉज वेरी बुलिश ऑन गोल्ड, यू नो ना कि भाई 2 साल पहले हम कितना बुलिश थे गोल्ड के लिए। आज वो मेरा व्यू नहीं बनता उसके लिए। सेम टाइम मेरा सिल्वर के लिए भी बुलिश व्यू नहीं बनता है। आप वो व्यू पकड़ लो, जब हमने स्पेस किया था, जब चिराग था, चिराग ने खुले बोला था, मैं भी बोला कि भैया ये टॉप आउट दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे। भैया तुम्हें जो चीज परफॉर्म करनी चाहिए, तुम्हें इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एक बंदे ने ना मुझे बहुत अच्छा रिप्लाई डाला था उसका, मतलब मैं उस बंदे का है ना कॉमन सेंस समझ के फैन हो गया। उसने सिंपल लिखा, सर लोगों का पैसा ही नहीं है तो क्या सोना वर्ड यूज नहीं करता, खरीद के आएंगे क्या? यार लोगों का पैसा तो होना चाहिए खाने के लिए, तब जाके सोना खरीदेंगे ना। लोगों का पैसा घर चलाने के लिए नहीं है तो लोग पैसा लगाएंगे क्या सोने में? पैसा तब लगाएगा ना जब इंसान की पॉकेट में पैसा रहेगा। अपने पास पैसा खाने के लिए नहीं है, अपने पास पैसा गाड़ी चलाने के लिए नहीं है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, ये इन्फ्लेशन सबको दिख रहा है, तो गोल्ड कौन खरीद के जाएगा? गोल्ड तब खरीदेगा ना जब जेब में पैसा है। कौन खरीद सकता है? जो जिसके पास इतना पैसा है, पर इलॉन मस्क हो गया, मुकेश भाई हो गए, वो खरीदे तो समझ में आता है। अपना तो मार्केट से पैसा निकल नहीं रहा, निकल रहा है तो कम निकल रहा है, इन्फ्लेशन अपने को भी खाता है, सैलेड लोगों को ज्यादा खा लेता है, अपन तो ट्रेडर है तो कुछ भी ऊपर नीचे करके निकल जाते हैं। तो आज मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आपको लगता है इस स्पेस में हम सिर्फ बुलिश बातें करते हैं? आज नहीं, लास्ट 4 दिन से हम लोग वापस वही बात करते हैं कि भैया मार्केट यहाँ से टॉप आउट दिखता है, ठीक है। ये शायद पहली बार इस स्पेस में आपने सुना होगा। एंड लेट मी फ्रेंकली टेल यू, मुझसे बड़ा है ना आपको ना मिलेगा जिसको मैं लोगों को ना ठोकना सिखाया। ठोकना मतलब शॉर्ट करना सिखाया। Sir, this is going away Yes. from topics. Yeah. Fabio is here. So Fabio will give you views about fundamentals. First, Fabio बहुत देर से वेट कर रहा है, तो उसको कभी वेट नहीं करा था। Fabio, your views about the result and last 4 result plus आज Axis और टाटा स्टील का रिजल्ट आया। Your views about that. Sure, Amit bhai. Results, first of all, I don't mind waiting. मैं आराम से सुनता हूँ, तो कोई इशू नहीं। Coming on to the results, Reliance, as I had tweeted, actually I had told that Reliance results would be good, but they were below expectations. So that is definitely a disappointment. Banking results have been really good. IndusInd gave good results. Today Axis gave good results. iBank have given good results. Balance sheet, what I see in this results is that P&L is really amazing, but somewhere balance is increased
was lagging behind. मतलब loan growth इतना नहीं दिख रहा है. But coming to the, as you know, Anuraj Bhai said that there has been a clean movement in the capex companies, capital goods companies. तो अगर कैपिटल गुड्स कंपनीज बढ़ रही है, दैट मीन देयर आर ऑर्डर्स, कहीं ना कहीं पे केपेक्स साइकिल चालू होना चाहिए. This I am talking about a 6 month scenario. Don't take it for tomorrow and day after. I'll come to that very soon. तो वो कहीं ना कहीं पे केपेक्स साइकिल चालू होनी चाहिए. We should coming back to our spaces where we said as the bottom has been done. Maybe the bottom has already been done. क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं. मैंने वो भी डाला था कि in last since 2014 Nifty has never been has never traded below PE ratio of 20 except for 3 times. 2016, that was when banks were reporting highest NPAs. 2020 when COVID crash had come, वो भी मोमेंटली था, ऐसे नहीं कि वो कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा था. और थर्ड टाइम वाज जून जुलाई. तो मेरे हिसाब से दैट बॉटम हैज बीन डन. रिजल्ट्स हैव बीन गुड. बी बॉयंट. निफ्टी इन माय ओपिनियन शुड बी बॉयंट. हाँ ठीक है, छोटा मोटा क्या बोलते हैं करेक्शन आ सकता है, बट आप बोलोगे कि वो क्रैश हो जाएगा तो थोड़ा आई नीड स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस. क्योंकि देखो फेड का इन्फ्लेशन आ गया है 9.1, सबने देख लिया है. उसके पीछे फेड का जो रेट हाइक होने वाला है वो भी कहीं ना कहीं पे फैक्टर्ड इन हो चुका है. आई नीड रियली स्ट्रॉन्ग रीजंस टू टू क्रैश इट बिलो. देखो ऊपर नीचे चलता रहता है, एक ये स्टॉक बढ़ेगा वो स्टॉक गिरेगा, दैट इज फाइन, बट टू गो बिलो 15,200 अगेन और टू ब्रेक वो जो लास्ट टाइम हम लोग ने इतना बड़ा ये देखा था जो कंटिन्यूस फॉल आया था 2 हफ्तों का, for that and to cross it again below 15,200, I need very strong reasons. I don't see reasons. Nor do I see upward movement. मतलब ऊपर भी जाने का मेरे पास कोई ऐसे strong reason नहीं है unless and until there is a huge demand revival. So one more important, I'll give you. I mean, I need to speak from both. I mean, I need to give out the reality too. Since 2019, there have been around 6,700 or 9,000, so 7,000 and 9,000 MSMEs that have been shut down. ये कोविड के इसमें एंड वो रिवाइवल नहीं हुआ है. सेकेंडली जो अपना रूरल डिमांड है दैट हैज बीन रियली पुअर. ये HUL के क्या बोलते हैं जो CEO या MD आया था उसने भी बोला था अराउंड 2 weeks बैक. सो वो बोलते हैं ना, वो प्रॉपर अपने इसमें के शेप रिकवरी दिख रही है जहाँ पे बेस लेवल ज्यादा हलचल नहीं हो रही है. तो देयर कुड बी 2 things that could be we should look out for. If the if the monsoon is good and the crop is good, we might see revival in the lower क्या बोलते हैं रूरल में भी डिमांड रिवाइवल होगा and that is going to be beneficial for us. Why is that important? Because India is 60% consumption, अपना 60% GDP आता है, that comes from what do you say, that is India consumption, and only 30 to 40% we are dependent upon export. So we are still majorly domestic consumption economy. So that is one thing for for the horizon of 3 to 6 months. So we'll have to look out for factors that either give me a bullish view or a bearish view. But as of now, I am unbiased. Coming for next 2 days, definitely we will see volatility. Fed meeting will start tomorrow. Powell will speak on Wednesday night. So markets will try factoring in a surprise or a shock in the rate hike. तो वो जितना है 75 बेसिस पॉइंट्स कोई बोलता है तो उतना फैक्टर इन उसने किया होगा, जिसने 100 बेसिस पॉइंट्स है तो उसने उतना फैक्टर इन किया होगा. दोनों में से जो सही आया या तो वो 1% वाला बाय करेगा या तो वो 75 बिप्स वाला सेल करेगा. कमिंग वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो मेरे को लगता है, मेरे को मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, देयर इज ओनली 1% चांस ऑफ इट हैपनिंग कि कल उठ के RBI आके लास्ट टाइम जैसे उन लोगों ने 40 बेसिस पॉइंट्स आके बढ़ा दिया था इन एंटिसिपेशन ऑफ फेड इंक्रीजिंग रेट. ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, बट 1% चांस उसको दे सकते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए.
ठीक मैक्रो इकोनॉमिक्स पे तो मेरे को मैक्रो पे तो इतना ही दिख रहा है, माइक्रो पे देखो रिजल्ट तो मेरे हिसाब से मतलब ना खराब है ना एक्सट्रीम। देखो बैंकिंग जो हम लोग ने पकड़ के बोला था, बैंकिंग हैव गिवन रियली गुड रिजल्ट्स। ऑटोज का भी जो नंबर्स आया था इन दैट आर ऑल्सो वेरी गुड। टेक्सटाइल्स भी अच्छा खासा दे रही है, तो रिजल्ट्स इट्स नॉट दैट बैड एज पीपल हैड एक्सपेक्टेड। Now we'll wait for further data to come. That was from my side. Yes, Amit bhai, that was from my side. Willing to take any questions. Fair enough. So we have completed all the speakers, all the inputs in 1 hour's time. मतलब हमने कोई बहुत टाइम नहीं लिया, सबका व्यू आ गया, टू द पॉइंट बात करी। किसी को क्वेश्चन है तो सेंड करो, अदर विल एंड दिस स्पेस इन नेक्स्ट 10-15 मिनट्स। या अगर किसी को कुछ ऐड करना है पॉइंट तो दे कैन ऐड द पॉइंट। Have you don't need to raise your hand, you can directly speak. I have a question for Anuraj bhai. Anuraj bhai, how do you see mid caps? I do understand that you gave a view that Nifty can play spoil sport from here, and you have a bearish view on price action. How do you see mid caps and small caps performing from here on? There is very different thing that has happened this time around in the mid caps. So all the mid cap space, if you look at it, पूरे राइज का कहीं पे जाके 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ है, कहीं पे जाके 61.8% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ है. If you look at most of the mid caps and the small caps, so which is a very healthy correction which was needed. Certain mid caps they have moved up after making a base. Certain mid caps and small caps they have just shot up by testing the supports and then just move up completely. So barring 20-25% of the mid cap space, I still see pain or sideways consolidation coming in again. When I say 20-25% of the mid caps, they are already trading at 52-week highs, have broken above 52-week highs, or from their bottom they are up about 30-40 odd percent. But overall, in this space, if you want to look at the mid caps, only look at mid caps where institutional holding is there. They will be the only mid caps which will hold out if the market has to fall from here. Anything which is notorious in nature or do not have institutional holding will see continuous selling pressure back again. So आप देखोगे कि निफ्टी 200 पॉइंट नीचे लेकिन ये स्टॉक 5-5% उतर जाते हैं. So no non-institutional holding counters in the mid-cap space should be completely given up, or they should not be even looked at the current juncture of the market. So we were doing analysis internally as to where the money or where the selling volume can occur in stocks. So if you look at good mid-cap stocks where the institutional holdings are there, they have ran up significantly, because there is good money flow happening. There is no notorious money in that. Wherever there is notorious money in the mid cap and the small cap space, they will get hit very, very badly. So one has to be very prudent when they take a call in the mid cap and the small cap space. Go back, check the holdings. How much is the institutional holding? उसमें आप FII, ठीक है, वो आप you can segregate, that is okay, but there has to be decent amount of institutional holding, then only the mid caps can hold, otherwise they will fall back again. So mid caps have pain and the notorious ones will have very, very big pain. Something like अब now you will say कि sir institutional holding में तो Zomato भी आता है, Paytm भी आता है, car trade भी आता है, but they have already destroyed the wealth. उसमें इंस्टीट्यूशन का खुद के वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गए तो आप उसमें घुस के क्या करोगे? That's the point. But Yeah. पर अनु एक पॉइंट है, जब जोमेटो की बात निकली है तो थोड़ी बात टोमेटो पे भी पहुंच जाए, क्योंकि मैं आज अनिल सर का स्टेटमेंट सुन रहा था. वो शायद बहुत सेंसिबल बात करते, पूरे मीडिया में ना शायद वो बहुत सेंसिबल बात करते कि जब
आज उनका लॉक इन खुल गया और वो क्यों खड़ा रहेगा? उनको कुछ और ये कौन बोल रहा था? ये अपने दीपक शिनॉय सर जो बैंगलोर वाले, तो वो भी वही बोल रहे थे कि भैया इनका भी तो लॉक इन खुल चुका है, ये आईपीओ में पैसा लगाते नहीं, लिस्टेड कंपनी पैसा नहीं लगाते नहीं, तो इनको तो एग्जिट ही करना है अभी। अनिल सर भी वही चीज बोल रहे थे, अभी जिसका पैसा पहले से उसने 2 रुपए पे लगाया, उसका 40 आज भी मिलता है, तो उसको क्या बुरा लगेगा 2 का 40 मिल रहा है तो हम जो तो जोमेटो पकड़ने के, जोमेटो यहाँ से वैल्यू दिखता है और जोमेटो को खुद में वैल्यू नहीं दिखता, इसके लिए तो प्रमोटर नहीं बचा। या अपना ये क्या बोलते हैं, ये कौन सा था ये इंश्योरेंस वाला पॉलिसी बाजार या पीवी फिनटेक जो भी है, उसमें किसी को वैल्यू खुद प्रमोटर को नहीं दिखता है, बट हमें वैल्यू दिखता है एज ए रिटेल इन्वेस्टर, हमें वैल्यू दिखता है, तो हमें क्यों वैल्यू ढूंढनी है उसमें? और सिर्फ फॉर सेम एग्जांपल और पेटीएम बाउंस बैक दे रहा और कुछ नहीं कर रहा, जिसको एग्जिट मिलेगा वो एग्जिट मान लेगा इस बाउंस बैक। सो अनु, फाबियो और एनीवन कैन आंसर दैट। या अनु प्लीज। जोमेटो में वैल्यू नहीं है यार, जोमेटो ने अभी एक्विजिशन करा था, ब्लिंकिट का करा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट फ्लैवियो? या जी जी, वाइफ वाली ब्लिंकिट का एक्विजिशन करा था, दे पेड 7500 या 4700 crores, 4777 if I'm not wrong with the figure, they paid 4777 crores for acquisition of Blinkit. Now this was the same business which they started earlier and they had to close down the business because they were not getting revenue out of it. So basically they have just transferred by 7% dilution. They diluted 7% of the equity in that, if I'm not wrong, in that transaction. Yeah, 7% equity they diluted for acquiring that business. And they've got nothing out of it. So they themselves don't know what is the value in the business. अनु, ब्लिंकिट शायद पुराना जॉफर्स का नाम था जो ग्रोवर्स चलाता था, तो जो ग्रोवर साहब थे ना जो शार्क टैंक में आते थे, उन्हीं का बिजनेस इन्होंने एक्वायर किया, कुछ ना कुछ करके उल्टा सीधा करके वो एक्वायर किया। इतना सब पब्लिक डोमेन में है वो सब। Sure, company. Not mistaken. so that I don't know, but two things. It was a associate thing. His wife was the main lady in that. Secondly, इनने पहले से भी उसको लोन दे रखा था. So other than the earlier big loan, अभी इन्होंने बाइंग के लिए और दे दिया, मतलब एक्विजिशन में और दिया उसको. अरे वो पुराना पैसा बचाने के लिए नया पैसा डाला और उसमें और कंपनी की वाट लगा दी उन्होंने. Fabio, Ganjan bhai, because you are tracking technical, fundamentals, तो आप लोग भी तो ट्रैक करते हो ना ये चीजें, सॉरी. I seriously don't track Zomato. I mean, when it came itself, I knew that it is not going to, make It's a going. mark. It's going to be one of the biggest wealth destroyers. Biggest Yes, yes. wealth destroyers. Yes. Whoever is buying. Same like our power. Same like our power. Yeah, biggest wealth destroyer. What do you have? Now let me ask you one question here. Today, all the private equity investors, VC investors, they are just talking only one point. Boss, पैसा बना के बताओ. Give me a money making proposition in your product. आप पूरे बिजनेस पे पैसा नहीं बना सकते हो, फाइन. आपके एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोडक्ट पे तो आप मुझे प्रॉफिट बना के बताओ. एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट. Anu, tell me one simple thing. And Fabio, you also tell me one simple thing. भाई चलो, टाटा स्टील 70,000 करोड़ का सेल करता है, उसके पास हार्डकोर बिजनेस है, वो कभी महीने में पैसा कमाएगा, कभी क्वार्टर में पैसा कमाएगा, नहीं कमाएगा, वो हार्डकोर बिजनेस कर रहा है. जोमेटो क्या कर रहा है? आपको किसी रेस्टोरेंट से लाके खाना दे रहा है, उसमें भी वो लॉस कर रहा है. उसमें भी इतना बड़ा लॉस कर रहा है. भैया ये टेक्नोलॉजी है ना, ये टेक्नोलॉजी डिफरेंट पार्ट है, 20 साल बाद चलेगी, मतलब 10 साल में आप इसमें पैसा कमाओगे भी नहीं, ये गारंटी. No, it is not as simple as what you are saying कि वो खाना डिलीवर करके दे रहा है. Not like that. They have a tie-up with all the restaurants wherein the revenue sharing happens. So that's a different case. So the business model अलग है. It's just not delivery. Delivery के ऊपर charges अलग है. So वो अलग होता है. That is not the case. But the point here is that they are EBITDA negative. They are PAT negative. What they are running behind is the GMV, which is the gross merchandise value or the gross sales value,
which has got no relevance. What relevance do you have about it? Just data. आदमी सेम फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है? फ्लिपकार्ट इतने साल हो गए हमें देखते हुए, उसका हमें एक ही चीज देखा है, भैया तू जीएमई बना ले अपना, लास्ट में कर क्या रहा है वो बिजनेस? नहीं फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट के अंडर आके सी सर उनका सी एक इन्वेस्टर अलग हो जाता है, देन एक बड़ी कंपनी का हाथ, एक जियो ने जैसे किया था, लॉट ऑफ थिंग्स जियो ने भी तो किया ना सर. सो ऑल स्टोरीज गोइंग द सेम वे इज नॉट करेक्ट. What Anu sir is saying is correct also, and cloud kitchens and other things is also there in Zomato. But the problem is कि then for a restaurant you give a different P or values rather than आप उसको टेक बोल के अलग तरीके से दिखा रहे हो, और जो आपका बिजनेस मॉडल अभी फाइनली आप जा रहे हो जिसमें वो एक डिफरेंट है. आप थोड़े दिन बाद अगर आई डोंट नो एनबीएफसी बनने लग जाओ, या बिकॉज आप रेस्टोरेंट्स टेक ओवर भी कर रहे हो, आप रेस्टोरेंट्स को लोन भी दे रहे हो, सो सॉर्ट ऑफ आप एनबीएफसी का भी काम कर रहे हो, तो वो उन सब बिजनेसेस के जो पार्ट्स हैं आप उसको क्या वैल्यू देते हो, वो एक अलग अलग चीजें हैं. Fabio, you wanted to say something? No, so I was saying that the model is not as bad as we think. The valuations given to it was really, I mean, they were exorbitant. मतलब इतना valuation नहीं दे सकते. Even if you compare it to what these guys Uber Eats is doing in US, and there are a few companies I don't remember. But then there was one more company in China that had scaled up very well. So उन लोग का orders और GMV जो बोलते हैं वो बहुत जल्दी बढ़ा था. But got to understand that in today's world, everybody knows that data is the new oil, and data is very important. And Zomato, tell me one phone that doesn't have the Zomato app. Like there would be, मतलब ऐसे भूले चूके फोन होगा जिसमें Zomato app नहीं होगा. Like my mom also has Zomato, though she never orders it. So data is really important. They could have, and so when I'm saying that there are so many phones in India and everyone has a Zomato, the thing is that they are not able to pivot it. They are not able to use the data very. मतलब उन लोग ने अपने फायदे के लिए यूज नहीं किया है अभी तक. Cloud kitchen, they are still in the same domain. Like last time also when we spoke about new age businesses, I had given this example how Amazon started as a website that used to sell books. Then it pivoted into e-com. Then it pivoted. Today the highest revenue and earnings come from AWS, that is Amazon Web Services. So every time we open a Netflix, Amazon is earning money. So they need to pivot, and that day also I had tweeted this that. Just to interrupt you, yes. There was something called Just Dial also. ठीक है, Just Dial के पास इतना बड़ा डेटा बैंक है, रिलायंस को लेके चला गया, ठीक है, बट वो आज भी शेयर में ना चल रहा. Its valuation is almost 3,500 crore. Amit sir, you are right, but Fabio जो कह रहा है उसको भी कहने दो. And second thing is, all companies are different. Clone है तो अलग बात है. Somebody is me too category, that is a different thing. But अगर model different है तो अलग है. अगर हम Swiggy और Zomato compare कर रहे होते, अगर Swiggy listed होता, then we can say something on those lines. You know. Yeah, I'll come to that Just Dial point of yours. I'll explain you the difference between what's happening in Just Dial and what's happening in. So last time also when we spoke about new age business, so the highest revenue of Amazon today comes from Amazon Web Services. So we opened Netflix and Amazon is earning money on it. And we also spoke about Reliance. Just Dial का problem क्या है? Just Dial, whatever data it has, ना, it is very specific data. उसके पास मेरा फोन नंबर नहीं है आज, अमित भाई. अगर आप जस्ट डायल में विनय डालोगे ना तो वो नहीं आएगा. उसके पास है ना वो गराज वाला जो हम लोग ने हेरा फेरी देखी थी ना, वो टाइम के जमाने के नंबर है. तो एंड दैट इज व्हाई दे ट्राइड दे बॉट इन अमिताभ बच्चन एंड दे ट्राइड कि हाँ सब वो आ जाओ और सब वो जस्ट डायल ऐप इंस्टॉल करो, बट दैट डिड नॉट वर्क. एंड दैट डे ऑल्सो आई ट्वीटेड दैट Amazon has started movie tickets booking. Like Zomato can definitely do that. Zomato can definitely introduce movie tickets booking. They can introduce so many things. They can actually introduce an entire experience in theaters where you order from Zomato, you order the movie tickets from Zomato, you order the food from Zomato. Why not? I mean, there are so many things they can do. But again, so this is what I was speaking to one of the other guys also. Capital allocation matters a lot.
नाउ व्हाई वुड मतलब ब्लिंकिट की जरूरत, लाइक अनुराज भाई ने बोला कि पहले ही उसमें हाथ जला चुके हो, वापस से क्यों जला रहे हो? It doesn't make sense, and that is why people have lost faith. Like, at least people who track the story have lost faith in capital allocation. No, fabulous. The point you said in the first comment of yours, it is perfectly. They are not playing the data correctly. वो वही उसका लेगार्ड पॉइंट है. सो दे आर नॉट प्लेइंग द डेटा करेक्टली, और वो डेटा को जहाँ पे भी यूज़ करेंगे उनको बहुत अच्छा एडवांस मिल सकता है. सॉरी टू इंटरप्ट, बस आई जस्ट वांट टू ऐड दिस. नहीं हिमांशु, तू भी होटल चलाता है ना, तो मतलब होटल चलाने के लिए जो ऑर्डर आता है, अब वो कहीं से भी ऑर्डर आएगा, आपको डिलीवर करना है. अरे जोमेटो में इतनी परेशानी आती है, स्विगी में भी आता है. 90% वो प्रॉब्लम. द पॉइंट वी आर जो सब बात कर रहे हैं ना, वो डेटा की है. अब वो डेटा, आप उस डेटा को कैसे मैनिपुलेट करते हो, आप उस डेटा को कैसे प्ले करते हो, वो बात है. जैसे अभी पहले भी बात चल रही थी, अमेज़न ने क्या किया, या तो अब वो ये कंपनीज अपना डेटा नहीं कर रही है, क्योंकि जो छोटी अनलिस्टेड कंपनीज है वो अपना डेटा बहुत ज़्यादा घुमाती है, और वो अपने को इतना पता नहीं लगता है. पर फैविलो का पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है. अगर डेटा मैनिपुलेशन थोड़ा बहुत भी करने लग जाए तो इस कंपनी का वर्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. हिमांशु, टू ऐड टू योर पॉइंट, अगर जोमेटो अपना एनबीएफसी खोल देता है, ब्लिंकिट में पैसा लगने से बेटर था कि अगर वो अपना एनबीएफसी खोल के होटल्स को जैसे देता, जैसे भारत पे वाला गुरवर साहब बोले थे कि भैया मैंने तो सबका चार्ज खत्म कर दिया, मैं सबको बोल दिया तुम मुझे कोई ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए मैं दूंगा. 50,000 से लोन लेके 5 लाख तक का 7 लाख का जो भी लोन दूंगा. उसने अपना बिजनेस मॉडल ही चेंज कर दिया. जब तक जोमेटो नहीं करेगा ना, तब तक जोमेटो में कोई वैल्यू नहीं आएगा. तो जोमेटो ने जो पैसा लिया, मैं दीपक शिनोय सर को सुन रहा था. दीपक शिनोय सर इज वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन इन आवर मार्केट. तो ही बोल रहे थे वो पैसा ले रहा है, पैसा खर्च कर रहा है कि भाई मेरा लॉस बुक करना है, लॉस बुक करना है. कब तक लोग पैसा देंगे? ये वीसी वाला मार्केट नहीं है, वो लिस्टेड मार्केट में आ चुका है. वीसी वाले मार्केट में होता है तो लोग उसको फंडिंग कर देते. फ्लिपकार्ट आज तक क्यों लिस्ट नहीं हुआ? फ्लिपकार्ट इसी रीजन से लिस्ट नहीं हुआ कि जिस दिन वो लिस्ट होगा ना, उनको पता है भैया मार्केट में सब बेचने आ जाएंगे, सब बेचने खड़े हो जाएंगे, उसको वीसी मिलता रहेगा, तब तक वो काम करता रहेगा. जोमेटो में आज के दिन में कोई प्रमोटर भी नहीं है, जो दीपक शिनोय सर बता रहे थे. तो मैं दीपक सर को रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी बात सुन के जो उन्होंने बोला मैं वही बता रहा हूँ. मैं अपने पास से कुछ नहीं बता रहा, जो उनका स्टेटमेंट सुना था. तो दैट इज अ इनकम्पेटेंसी ऑफ जो लोग उसको जोमेटो को रन कर रहे हैं, उनकी इनकम्पेटेंसी है. अब सबसे जो स्मार्ट डेटा प्लेयर आज की डेट में इंडिया में है वो पेटीएम है. अगर मुझे लगता है सब लोग यहाँ पे पेटीएम यूज़ करते ही होंगे. आप कोई भी पेटीएम में कुछ भी एक सर्विस लेके देख लीजिए, वो आपको 10 सर्विस के ऑप्शन और दे देता है. सो द स्मार्ट डेटा प्लेयर इन इंडिया राइट नाउ इज पेटीएम अकॉर्डिंग टू मी, एंड जोमेटो इज लैकिंग ऑन दिस पॉइंट. मुझे लगता है इसीलिए वो थोड़ा सा अभी ये, उसमें भी हो सकता है कि प्रमोटर्स का भी कुछ रोल हो जैसा तूने बोला, पर आई थिंक दे हैव भारत पे जो है ना, भारत पे जो श्री गौर ने बनाया था, भारत पे ने क्या किया, सबके ट्रांजेक्शन चार्ज काट दिए. वापस वही रिपीट कर रहा हूँ. तो भारत पे ने क्या किया, भैया तुझे कोई ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं चाहिए, मुझे तुझसे नहीं चाहिए, तुझे पैसा उधार चाहिए ना, तो सिर्फ लॉग इन कर, मैं तुझे पैसा दूंगा. उसमें मैं लोन का जो ब्याज है ना वो लूंगा, मैं उससे मेरी कंपनी चलाऊंगा. फिर उसको कंपनी से निकाल देगा, वो सेकेंडरी मैटर है, वो हम यहाँ डिस्कस करने नहीं बैठे. तो सबसे बेस्ट पीरियड जो आया था ना, आशीष गौर साहब ने एक ही चीज बोली थी. पहले 1-2 लोग आए ना, वो सोशल सर्विस करने आए थे. मैंने तो ऐसा ऐप बना दिया, भैया मुझे तुमसे पैसा नहीं चाहिए, तुम मुझसे पैसा लो, उसका पैसा दो. या अनु, फाबियो, एनीवन. अरे बट वो जो एनबीएफसी खोल रहा है जोमेटो, वो लोन वोन तो ठीक है, वो तो इट इज ओपनिंग फॉर फ्यू रीजंस. ईट नाउ पे लेटर सिस्टम. नाउ डू यू थिंक इंडिया में ईट नाउ पे लेटर सिस्टम चलेगा? यहाँ तो खा के हजम करने वाले लोग हैं. मतलब तुम 200 रुपए का पीस, अनुराज भाई, उसमें एक ये चीज है जो यूज ऑफ एआई, मतलब बहुत कंपल्शन हो गया है, और जो भी कंपनीज है जो इतना ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है पब्लिकली, उनको एआई का यूज़ भी थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा. आप एक घिसे पिटे सिस्टम पे नहीं रह सकते.
उसको आपको एआई तो इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। तो सर मैं जोमेटो लोन्स भी देने लगा था इन इनक्रेडिट के थ्रू, वो कर रहा था अगेन अनदर फिनटेक। सो प्रॉब्ली वो डिफरेंट पार्टनर ढूंढेगा क्योंकि फिनटेक्स में भी थोड़ा सा दिक्कत आ रखा है। द प्रॉब्लम विद जोमेटो और दीज फूड एप्स, वो प्रॉब्ली मैं इस पे पब्लिक फोरम पे नहीं बोलना चाहूंगा, स्पेशली ऑन अ रिकॉर्डेड लाइन। सो प्रॉब्ली पर्सनल डिस्कशन में मैं आपको बता दूंगा, बिकॉज क्योंकि कुछ जो मेरे प्रीवियस बिजनेसेस वगैरह रहे हैं या जो अभी भी हैं, उनमें उनसे जो उनके लूप होल्स हैं इन फूड एप्स के, वो मैं आपको अलग से बाद में बता दूंगा। बट इन टर्म्स ऑफ लोन गिविंग, जो पे लेटर वाला है दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, बट यू नो they are providing loans, especially working capital loans to restaurants also and taking over restaurants also. So उसके लिए जो उनके पार्टनर थे अब वो थोड़े से दिक्कत में हैं। सो नए पार्टनर्स या बैंक्स या कोई स्टेबल पार्टनर ढूंढेंगे, बिकॉज ये ज्यादा मार्जिन देख रहे थे उसमें। रणवीर भाई उसमें दे आर ओनली फंडिंग ऑन द क्लाउड किचन, तो दे आर जस्ट नहीं हिमांशु भाई उसके अलावा भी कर रहे हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ उसके अलावा भी कर रहे हैं, बट दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। हम ज्यादा डिबेट कर गए हैं एक ही उसके ऊपर। सो एनीवे आई थिंक अगर कोई और ऐड करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो सर फिनिश करते हैं। रणवीर जी, आज जब फिनटेक की बात निकली है ना, क्योंकि हम फिनटेक की बहुत कम बात करते हैं और लोगों को फिनटेक में पैसा लगाने का इंटरेस्ट होता है। आप इनिशियल स्टेज में लगाओगे ना तो पैसा बनेगा, आप एंडिंग स्टेज पे लगाओ, जो लिस्टिंग कर रहा है कुछ कर रहा है, वो लास्ट में ना प्रमोटर अपना माल चिपका के जा रहा है। भाई प्रमोटर को खुद को इंटरेस्ट नहीं है, प्रमोटर को खुद को इंटरेस्ट नहीं है ना उस कंपनी में, इसके लिए माल बेच के जा रहा है। नहीं, उसमें भी थोड़ा सा सस्टेनेबल बिजनेस लाइन होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अभी नौकरी है, काफ़ी टाइम से सब लोग ही ट्रैक करते होंगे नौकरी, वो नौकरी चल ही रहा है ना अभी तक, तो नौकरी तो मिल ही रही है लोगों को और नौकरी चल भी रही है। सो इट इज़ अ डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव कि आप कैसे देखते हैं, एंड इट इज़ अ डिफरेंट बिजनेस लाइन। और देखिए लास्ट में कंपनी पे भी डिपेंड करता है कि वो उस कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, उसको आप कितना वाइडली एक्सेप्ट करवा सकते हैं अक्रॉस द ग्लोब। तो एंड ऑफ द डे तो वही मैटर रहता है ना कि आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। जैसे अमित ने जो बोला, या अपन सब भी जानते हैं, जस्ट डायल का बिजनेस में बहुत टाइम पहले जस्ट डायल का बिजनेस बहुत अच्छा था, पर अभी जस्ट डायल कुछ है ही नहीं। मतलब आप गूगल कर लीजिए तो जस्ट डायल तो आप फेल कर देंगे, पर जस्ट डायल सर्वाइव कर रहा है। तो आप कैसे मैनेज करते हैं वो भी एक थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव रखता है। Probably Fabio was going to tell something about interesting about Just Dial. Yeah, that is what, as I said, that Just Dial doesn't have my data. Just Dial के पास मेरा डेटा नहीं है. So what they were trying to do is they were trying to penetrate everybody's cell phone. कि वो अमिताभ बच्चन को लाए थे कि वे Just Dial ऐप करो and remove all the other apps. So it was, what was Just Dial? Call करो और information लो. Now they did not. I mean, Just Dial, if they wanted to make it big, they should have launched their own search engine or something. Right? They had the information, they did not capitalize on it, and they did not move with the technology. वो बहुत लेट हो गया. उन लोग ने ऐप अभी क्या 1-2 साल पहले ही वो अमिताभ बच्चन की ऐड आती थी, वो स्विमिंग पूल के बाहर वहाँ पे बैठा होता है और वो स्वाइप करता रहता है कि ये ऐप निकाल दो, ये ऐप निकाल दो, खाली एक Just Dial लगो. That was too late. So Just Dial, they couldn't catch it up with the technology, I think. Fabio, tell me one thing. Why this Reliance, मतलब मुकेश भाई ने जो Just Dial में पैसा लगाया, क्यों लगाया? वैल्यूएशन भी होता है ना, यू वे आउट कि इसके पास क्या है आज के टाइम पे, क्या इन्फॉर्मेशन, और वो कितने में बेच रहा है. अगर मेरे को वो इन्फॉर्मेशन वही बनाने में बहुत टाइम लगने वाला है, या वही एसेट बनाने में बहुत टाइम लगने वाला है, एंड आई एम गेटिंग इट चीपर, व्हाई वुडंट आई बाय इट. एंड ये मतलब अंबानी, मतलब सॉरी टू से, फॉर मुकेश अंबानी इट्स नॉट अ बिग डील टू बाय जस्ट डायल. उसके पास
दे वुड बी बाइंग सो मेनी अदर कंपनीज जो लिस्टेड नहीं होगी और ऐसे जस्ट डायल से शायद ज्यादा बड़ी होगी और दे वुड हैव दैट मेनी सब्सिडीज. सो वी जस्ट यू नो थिंकिंग कि मुकेश ने बाय मुकेश अंबानी bought and that is why Just Dial would have something special. Not necessary, and even Mukesh Ambani can make mistakes, right? So the last point is, when you go and invest in a new age business, आप एक सिंपल चीज पकड़ो, जिसने हार्डकोर बिजनेस बनाया, जिसके पास एसेट पड़ी, फॉर एग्जांपल सेल के पास इतनी एसेट पड़ी, फॉर एग्जांपल एनडीपी के पास एसेट पड़ी है, एनडीपी के पास 2.5 लाख 3 लाख करोड़ की एसेट पड़ी है, जो रिप्लेस करने के लिए ना 3 लाख करोड़ की एसेट रिप्लेस करने के लिए टाइम लगता है, बहुत इजी काम नहीं है, हम वहां पैसा नहीं लगाएंगे, एनटीपीसी रिटर्न नहीं देगा, समझ में आता है, एनटीपीसी डिविडेंड देगा, समझ में आता है, हमें कहाँ चाहिए कि भैया उस वीसी ने यहाँ पैसा लगाया, 100 मिलियन लगाया, आज उसका 1 बिलियन वैल्यूएशन हो गया, 1 बिलियन का 10 बिलियन वैल्यूएशन हो गया, 10 बिलियन का 100 बिलियन वैल्यूएशन हो गया। ये एक वेंचर कैपिटल जो बबल बोलते हैं ना, अगर आपको गूगल करना ना, कुछ एक चीज बबल को गूगल करना कि बबल इन द इक्विटी मार्केट्स, वो ये बबल चल रहा है इक्विटी वेंचर कैपिटलिस्ट का, तो जहाँ फिनटेक कंपनीज आपको है ना 5000 मिल जाएगी, लास्ट में सक्सेसफुल 1 या 2 या 5 होगी, अब 5 कौन सी होगी, कितना भी स्टडी कर लो, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू से। अगर आपने शार्क टैंक इंडिया देखा रहेगा ना, वो खुद भी बोलते हैं हमें पता है कि हमारी मैक्सिमम एक कंपनी इसमें से हमें रिटर्न देगी, 19 कंपनी में लॉस ही करके देगी, उन कंपनी में पैसे इतना लगाते हैं ना कि भैया लॉस भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक कंपनी चलेगी ना, उनको 1000 या 10,000 एक्स रिटर्न देगी। तो हमें अगर जब न्यू फिनटेक कंपनीज में पैसा लगा रहे हो, न्यू फिनटेक में लगाने का क्यों है, जब ओल्ड इकोनॉमी आपको बता रही कि भैया ये कंपनियां हैं, आपके पास एएमसी कंपनीज है, आपको लग रहा है इंडियन मार्केट ग्रो करेगा, एएमसी कंपनी 3 या 4% तो अपना रेवेन्यू निकालेगी, कुछ ना करेगी, 4-5 साल बाद किसी को बेच भी दिया कंपनी तो 4% तो उसका वैल्यूएशन देगी, एएमयू उसके अंडर में है। ये सिंपल फंडामेंटल्स है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं यूज करते हम लोग भी, जो बेसिक है वो सबके लिए बेसिक है। अगर वो भी यूज करोगे कि भैया एचडीएफसी के पास इतना पैसा है, मैं तो कल स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि प्रशांत जैन सर जो है एचडीएफसी के, ही इज मैनेजिंग मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीज, तो मुझे इतना खुशी हुआ ना यार कि इंडिया का कोई तो बंदा 1 लाख करोड़ मैनेज कर रहा है पब्लिक फंड, मतलब वो गर्व का महसूस होता है यार कि इंडिया में कोई तो नहीं मैनेज कर रहा था। आज अगर कोटक के वो नीलेश शाह जी आ जाते, नीलेश भाई आ जाते, वो रिस्पेक्टेबल पर्सन होते हैं, वो अगर कुछ कर रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, उनको ध्यान से सुनो क्यों कुछ बोल रहे हैं। आज आरजे सर आके कुछ बोलते हैं ना, तो आरजे सर पागल तो नहीं कि आके बोलेंगे आई सी इंडियन मार्केट ग्रोइंग, वो लॉन्ग टर्म की बात। आपको रोज का निफ्टी का 50 पॉइंट चाहिए तो आरजे सर आके नहीं बताएंगे मैंने 50 पॉइंट में शॉर्ट कर दिया लॉन्ग कर दिया, उनका काम नहीं है। वो लॉन्ग टर्म की जब बात कर रहे हैं ना, इसके लिए हम हमेशा क्या रीड करते हैं, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो हम लेवल दे देंगे, आप लॉन्ग टर्म हो तो हमेशा एसआईपी करके चुपचाप चलते रहो, परवाह मत करो, जितना मार्केट गिरे ज्यादा पैसा डालो। ये सोचो 140 करोड़ लोग आज भी अपन हैं, 140 करोड़ से मतलब ऐसा अच्छी चीज नहीं है बोलना ये चीज, हम एक दिन नंबर 1 बन जाएंगे वर्ल्ड के किसमें, पॉपुलेशन में, वो 2-4 साल में हो जाएगा, पर वो कोई मतलब वो क्या बोलते कॉलर ऊपर उठा के है ना चीयर अप करने की चीज नहीं है, वो खराबी चीज है यार। पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, XYZ आप सब देखते हो, सब न्यूज पढ़ते हो, सब कुछ करते हो, बट लॉन्ग टर्म में अगर अपने पास इतनी पॉपुलेशन, कहीं अपना कंजम्पशन लेवल इतना है ना कि हमें बाहर की जरूरत ही नहीं है, 1/5 पॉपुलेशन अपने पास बैठा है, प्लस हम आज के दिन जो पहले हम इंपोर्ट करते थे आज एक्सपोर्ट करने लग गए। सिर्फ क्रूड हमारे पास नहीं है, सिर्फ सोना हमारे पास नहीं है, मजबूरी में करना पड़ता है क्योंकि लोग सोने में पैसा लगाते हैं। हम तो बोलते सोने में पैसा मत लगाओ, सोने को लगाना है एचजीएफ के थ्रू लगाओ, एसजीबी मतलब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं उसमें पैसा लगाओ। अब क्रूड को तो मना नहीं कर सकते, घर में कोई भी गाड़ी चलाएगा, पेट्रोल की गाड़ी चलाएगा, बस में जाएगा, ट्रेन में जाएगा, वो कंजम्पशन होगा, बट कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा कंजम्पशन का आदत बदल देंगे ना तो देश बहुत तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा तो मार्केट पक्का तरक्की करेगा, और मार्केट आपके मेरे पीछे नहीं तरक्की करेगा, मार्केट को तरक्की करने के लिए हम लोग ही चुपचाप ले आएंगे।
सो इफ एनीवन हैव एनी व्यूज, सिंपल लेवल वापस रिपीट कर देता हूँ, 15,500 15,400 बॉटम लेवल दिखता है, सॉरी एक तो 15-16 इतना जल्दी आ जाता है ना, तो 16,500 16,400 एक बॉटम लेवल दिखता है, शॉर्ट मारने का है। 16,825 का स्टॉप लॉस रहेगा, पक्का शॉर्ट मारना है। जहां भी मार्केट दिखे एंट्री पे दिखा 16,825 का स्टॉप लॉस शॉर्ट करने का है। बैंक निफ्टी सेम 37,100 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करना है, कुछ नहीं करना है। 37,100 तोड़ेगा तो नया पोजीशन लेंगे, वो कल डिस्कस कर लेंगे। मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस 34 सॉरी, तो ये लेवल इतने हजार पॉइंट के चेंज होते हैं ना, सो इनिशियल स्टॉप लॉस 36,900, मैक्सिमम स्टॉप लॉस रखते हैं तो 37,100, 36,400 टूटता है ना, तो हम वापस डाउन साइड की ट्रेजेक्टरी में आ जाएंगे, जहां से हम 500 से 1000 पॉइंट का करेक्शन देख सकते हैं कल या 1-2 दिन में। निफ्टी के लिए सेम 16,825 छोटा मोटा स्टॉप लॉस, बड़ा 16,900 वहां से शॉर्ट करने का। 16,600 टूट जाता है तो आपका स्टॉप लॉस ही रिवाइज होके 16,725 या 16,750 रख लेना फॉर टारगेट ऑफ 16,500 16,400। वो तोड़ देगा तो आगे की आगे देखेंगे, बाकी मुझे भी नहीं पता क्या होगा। या Fabio, you have something to? No. I mean, this is not something related to market, but population is not bad. The population is only bad when we don't have resources. One of the reasons Russia is taking over Ukraine is to increase population overnight. 30 years down the line, 30, not even 30, 15 to 20 years down the line, not overpopulation, underpopulation is going to be an issue with economies. Population is, as I said, population is only bad when we don't have resources. And population helps to increase your economy. So don't. I mean, I hope you all got my message. Fair enough, Fabio. Kapil, request भेजा है as a last speaker because you joined late. If you can accept the request, or if anyone have any questions, please send the request. Otherwise, I'll end this space in next 5 minutes. हमें रात भर की खींचने का जरूरत नहीं होता, 5 घंटे 6 घंटे का नहीं जरूरत नहीं। जो पॉइंट सबने बोले 5-5 छोटे पॉइंट बता देते। If anyone have any request, Fabio and me are okay. Even only I am the host, so you can send me a request. If anyone have any questions, next 5 minutes. Otherwise, I'm in this space. So I don't think anyone have any request. See how you request a days though. Next 2 minutes. Otherwise, Amit bhai, I don't think we have a request. We should. yes. Even I don't think I have a request. Let's wait for 1 more minute. Otherwise, we are ending this space. The rules are very simple. If your profile picture will accept, if not, we won't accept. As simple as that. So with this thing, कल जैसा मार्केट खुलता है वैसा रिएक्ट करना। ऊपर का लेवल बता दिया, नीचे का लेवल बता दिया, जितनी हमें समझ में आता है मार्केट उतना समझा दिया। तो विद दिस थिंग वी आर एंडिंग स्पेस। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। जय हिंद। अच्छे से सो जाओ, रात को जो भी कल को करना होगा कर लेगा। कल सुबह उठ के निफ्टी देख लेना, हाथ में अपना खराब मत करना डाउट देखने के लिए। पोजीशन कुछ भी हो, मार्केट थोड़ा साइडवेज ही लगता है। 200-300 पॉइंट की रेंज ऊपर नीचे, जहां से आज क्लोज है वहां से 200 पॉइंट ऊपर नीचे पकड़ के चलो, इससे ज्यादा ना दिख रहा है यहाँ से। सो थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद, शुभ रात्रि।